मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चे, आज की क्लास में हम लोग अपने न्यू टॉपिक की रिवीजन करने लगे हैं जिसका नाम है रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स। एक चीज ध्यान से समझिएगा बेटा, ये जो रजिस्टर एंड रिटर्न्स नाम का चैप्टर है ये कंपनी लॉ का पार्ट है। ये सीएस के बच्चों को, सीए के बच्चों को, सीडब्ल्यूए के बच्चों को, तीनों को इंटर लेवल पे पढ़ाया जाता है रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स। लेकिन जो कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के बच्चे हैं उनके लिए इस चैप्टर के अंदर जैकपॉट है, बिकॉज ये चैप्टर उनको दो सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जाता है। एक कंपनी लॉ का जो सब्जेक्ट है उसमें भी पढ़ाया जाता है और जो सेटिंग अप नाम का सब्जेक्ट है उसमें भी पढ़ाया जाता है। मतलब सीएस, सीए, सीडब्ल्यू की अगर हम बात करें तो सीए और सीडब्ल्यू में इस चैप्टर की वेटेज एक एक चैप्टर के हिसाब से, एक सब्जेक्ट में एक चैप्टर। सीएस के लिए इसकी वेटेज दो अलग अलग सब्जेक्ट्स में दो अलग अलग चैप्टर्स की फॉर्म में है, राइट बेटा। द ओनली डिफरेंस इज कि जब कंपनी लॉ में आप ये चैप्टर पढ़ते हो तो उसका नाम रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स हो जाता है, और जब ये चैप्टर आप सेटिंग अप सब्जेक्ट में पढ़ते हो तो इसका नाम रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स हो जाता है। बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है यार। जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स, मैंने आपको बोला कि सेक्शन नंबर 88 से लेके 95 तक है। एक चीज याद रखिएगा बेटा, सेक्शन 88 से 95 तक है, इसमें से सेक्शन 93 डिलीट हो चुका है। आज के टाइम में सेक्शन 93 एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब हमें 93 छोड़ के बाकी सारे सेक्शंस को पढ़ना है, सिंपल सी बात है। इसमें सबसे ज्यादा जो बड़ी चीज थी वो हुई थी 13 जून 2018 को, जब एक सेक्शन होता था सेक्शन 90 जिसका जो चेंज हो गया था, और चेंज होकर उसकी जगह एक नया टॉपिक आ गया था सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप। वो इतना बड़ा सेक्शन था, आप इस चीज से अंदाजा लगाओ कि पहले वो 3 लाइनों का सेक्शन होता था और आज के टाइम में अगर हम बात करें वो 22 पेजेस का सेक्शन विद रूल्स हो चुका है, जिसमें से तकरीबन 3 से 4 पेजेस तो हमको भी पढ़ने पड़ते हैं, राइट बच्चे। तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द चैप्टर इज रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स। बेटा एक चीज मेरी ध्यान से समझिएगा प्लीज, रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स नाम का कोई चैप्टर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने कंपनीज एक्ट में नहीं बनाया। आप जब अपने इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल चेक करते हो, वेदर इट सीए, सीएस और सीडब्ल्यू, तो आप उसमें देखते हो कि ये चैप्टर जो अमित सर ने अपने इंडेक्स में दिया है, यार ऐसा कोई चैप्टर हमारी किताब में तो है ही नहीं, हमारे मॉड्यूल में भी नहीं है। एक्चुअली में बेटा गवर्नमेंट ने जब कंपनीज एक्ट बनाया तो वहां पर उन्होंने एक चैप्टर बनाया जिसका नाम रखा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और जो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर है उसमें सेक्शन 88 से लेके उन्होंने दिया सेक्शन 122 तक। आई रिपीट, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में कहां से कहां तक दिया, सेक्शन 88 से लेके 122 तक। लेकिन हमने क्या करा, अमित सर ने क्या करा, मैंने क्या करा, उस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 88 से 95 मैंने उसका नाम रख दिया रजिस्टर एंड रिटर्न, 96 से 122 मैंने उसका नाम रख दिया जनरल मीटिंग्स, राइट। 96 से 122 जनरल मीटिंग होता है, 88 से 95 जो होता है वो रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स होता है। तो रजिस्टर एंड रिटर्न्स आपको पता होगा, हम जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें फॉर्म नंबर्स आते हैं, फॉर्म नंबर्स हमेशा चैप्टर की हेडिंग से मैच करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म नंबर RR1 RR2 नहीं होगा क्योंकि ये तो कोई चैप्टर का नाम ही नहीं है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नाम क्या है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका मतलब जो फॉर्म आएंगे वो आएंगे MGT के नाम से, MGT1, MGT2, MGT3। सिंपल सी बात है बच्चे। यहां पर जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले चैप्टर का नाम है रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स। ये क्या बोलता है, ये कहता है कि सर जब भी हम किसी कंपनी की बात करते हैं, हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो जब भी हम लॉ पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ बार बार आता है, कंपनी शेल मेंटेन सो एंड सो रजिस्टर, कंपनी में मेंटेन सो एंड सो रजिस्टर, कंपनी ने अलॉटमेंट करी है, कंपनी के मेंबर्स हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, कंपनी को ये रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। कई जगह पे लिखा होता है शेल, कई जगह पे लिखा होता है मे। जहां शेल लिखा होता है इसका मतलब है कि वो स्टैट्यूटरी बुक्स है, मतलब मैंडेटरी बुक्स है, मतलब वो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। जहां मे लिखा है इसका मतलब क्या है, मर्जी है कंपनी की मेंटेन करनी है, करे नहीं करनी ना करे। यस और नो। आप सोचो, आपने अकाउंट्स चैप्टर पढ़ा हुआ है, कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना शेल है कि मे है, शेल है भाई। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेगी तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल अकाउंट्स कैसे बनाएगी, बैलेंस शीट, P&L, यस और नो। तो इसका मतलब रजिस्टर्स का मतलब है बुक्स टू बी मेंटेन बाय कंपनी, और पूरे कंपनीज एक्ट के अंदर जहां जहां पर शेल लिखा है वो बुक हो गई स्टैट्यूटरी बुक्स, और जहां जहां पर मे लिखा है वो हो गई ऑप्शनल बुक्स। एम आई क्लियर विद दिस? इतनी बात समझ आती है? अब सुनिए, कहता है सर कौन कौन सी स्टैट्यूटरी बुक्स हैं, कुछ नाम बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, मेनी अ टाइम्स, दैट लिस्ट आउट द स्टैट्यूटरी बुक्स टू बी मेंटेन्ड बाय कंपनी, राइट। कंपनी को कौन कौन सी स्टैट्यूटरी बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है। यहाँ देखिए मैंने सेक्शंस लिखे हुए हैं, 54 प्लस 68 प्लस 73 प्लस 85 प्लस 88 प्लस 88 प्लस 88 प्लस 88 प्लस 88 प्लस 88, 6 बार 88 है। फिर 110, 118, 128, 170, 186, 187, 189, ये सारे जो सेक्शंस हैं
ये पर्टिकुलर सेक्शन, हर सेक्शन रजिस्टर के बारे में बोलता है। ये जितने भी सेक्शंस, ऑब्वियसली बात है कि सेक्शन अलग अलग चैप्टर्स में से होंगे और नेचर ऑफ रजिस्टर भी अलग अलग होगा, जिसकी लिस्ट मैं आपको रेगुलर क्लास में याद भी कराता हूँ। मैं एक बार यहाँ जरूर बता देता हूँ। 54 होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स का, 68 होता है बायबैक का, 73 होता है डिपॉजिटर्स का, इसके अलावा आपका 85 होता है चार्जेस का, इसके अलावा आपका 88 आता है आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, 88 आता है आपका इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, फिर 88 आता है आपका रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, फिर आता है इंडेक्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, फिर आता है रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स जिसको डिपॉजिटरीज मेंटेन करता है ऑनलाइन, और फिर आता है फॉरेन रजिस्टर जो आपने इंडिया के बाहर रखा होता है। तो 88 में 6 रजिस्टर होते हैं। आई रिपीट, रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है, इंडेक्स ऑफ मेंबर होता है, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर या अदर सिक्योरिटी होल्डर होता है, इंडेक्स ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर होता है। इसके अलावा 2 और रजिस्टर्स होते हैं, एक हो गया बेनिफिशियल ओनर वाला और एक हो गया इंडिया का रजिस्टर जो हमने इंडिया के बाहर रखा है। हो सकता है हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हो तो वहां पर भी हमने इंडिया के बाहर भी कोई रजिस्टर रखा हो। याद रखिएगा, इंडेक्स ऑफ रजिस्टर्स उस कंपनी को बनाना होता है जिसके मेंबर्स या डिबेंचर होल्डर्स 50 और मोर है। अगर लेस देन 50 है तो आपको इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं होती है, राइट जी। इसके बाद 110 होता है रजिस्टर ऑफ पोस्टल बैलेट। इसके अलावा 118 होता है मिनट बुक होती है। हमें पता है बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग और कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स की भी मीटिंग होती है, उन सब के मिनट्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा 128 होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 170 होता है रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड केएमपी। हर कंपनी में एक रजिस्टर बनाया जाता है जिसमें पर्सनल एंड शेयर होल्डिंग डिटेल्स डाली जाती है, रजिस्टर्स की और उसके डायरेक्टर्स की और उसके केएमपी की। क्या डाली जाती है? रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड केएमपी में 2 डिटेल्स होती है, एक आपके पर्सनल डिटेल होती है, दूसरी आपकी शेयर होल्डिंग की डिटेल्स होती है, राइट। सेक्शन 186 हमको पता है, 186 किसका होता है? इंटर कॉर्पोरेट लोन एंड गारंटी, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट देती है। 187 होता है इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी नॉट इन इट्स ओन नेम। इसको हमेशा सेक्शन 89 के साथ रिलेट करके पढ़ा जाता है। 89 हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो 187 का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट कंपनी ने करी है लेकिन इन्वेस्टमेंट अपने नाम पे ना करके किसी डायरेक्टर या मेंबर के नाम पे कर लिया है। एंड 189 बोलता है रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें किसी ना किसी डायरेक्टर का पर्सनल इंटरेस्ट है, राइट बच्चे। तो आई होप हमें याद हो गया। 54 स्वेट इक्विटी, 68 बायबैक, 73 डिपॉजिट, 85 चार्जेस, 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर, 88 इंडेक्स ऑफ मेंबर, 88 रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट यू कैन से डिवेंचर होल्डर या अदर सिक्योरिटी होल्डर, 88 इंडेक्स, 88 बेनिफिशियल ओनर, 88 फॉरेन रजिस्टर, 110 पोस्टल बैलेट, 118 मिनट्स, 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 170 रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड केएमपी, 186 इंटर कॉर्पोरेट लोन, 187 इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी नॉट इन इट्स ओन नेम, और इसके बाद हो गया आपका 189 रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, राइट जी। तो ये हो गया स्टैट्यूटरी रजिस्टर जो कंपनी को मेंटेन करने पड़ेंगे। अब सुनिए, अब कहता है सर नॉन स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स कौन से होते हैं? कहता है सर जब हम नॉन स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर आता है रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स अटेंडेंस, रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सीज आता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स तो मैंडेटरी होता है, रजिस्टर ऑफ एप्लीकेंट्स, रजिस्टर ऑफ अलॉटीज, ये सब जो रजिस्टर्स होते हैं ये सब ऑप्शनल होते हैं। आप सुनो, प्रेजेंटली मेंबर कौन है हमारे लिए वो मैटर करता है, हाँ या ना। पहले कौन था हमें क्या फर्क पड़ता है? मतलब कंपनी चाहे तो रजिस्टर ऑफ एप्लीकेंट्स भी मेंटेन करे, किस किस की एप्लीकेशन आई थी पब्लिक इशू में। कंपनी चाहे तो रजिस्टर मेंटेन करे, किस किस को हमने अलॉटमेंट करी थी। कंपनी चाहे तो रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर भी मेंटेन करे कि ए ने बी को शेयर बेचे, बी ने सी को, सी ने डी को। ये सब ऑप्शनल है, लेकिन मैंडेटरी क्या है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स, राइट। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिएगा बेटा, एक रजिस्टर दिया हुआ है रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स अटेंडेंस। ये देखो, ये दिया हुआ है कि कौन कौन सी जनरल मीटिंग में कौन सा डायरेक्टर आया, कौन कौन सी बोर्ड मीटिंग में कौन सा डायरेक्टर आया, कौन प्रेजेंट, कौन एब्सेंट था, कौन प्रेजेंट था। ये ऑप्शनल रजिस्टर है, लेकिन जब हम सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, जब हम SS1 पढ़ते हैं, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 जो कि बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड डील करता है, उसके अंदर इसको मैंडेटरी बोला गया है। इसका मतलब एज पर कंपनीज एक्ट ये क्या है? ऑप्शनल रजिस्टर है। लेकिन अगर हम इसको एज पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो ये मैंडेटरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मैंडेटरी ही लिखना पड़ेगा। एम आई क्लियर विद दिस? जो CS का बच्चा ये लेक्चर देख रहा है वो मैंडेटरी में डालेगा इसको, और जो CA में या CA का बच्चा देख रहा है वो इसको ऑप्शनल में डालेगा। क्लियर है जी ये बात? डन? समझ आती है कहानी? तो ये हमें समझ आ गया कि स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स होते हैं और नॉन स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स होते हैं। दोनों में डिफरेंस आ जाए तो स्टैट्यूटरी मेंटेन करने जरूरी होते हैं, वो वाले नहीं होते हैं। स्टैट्यूटरी नहीं करोगे पेनल्टी लगेगी, उसमें कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। स्टैट्यूटरी को हम बोलते हैं मैंडेटरी प्रोविजन, और नॉन स्टैट्यूटरी ऑप्शनल को बोलते हैं डायरेक्टरी प्रोविजन। ये वर्ड्स आपने कभी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में पढ़े हुए हैं। जहां पर भी लॉ शेल लिखता है वो मैंडेटरी होता है, जहां पर भी मे लिखता है वो डायरेक्टरी प्रोविजन होता है। यस और नो? राइट जी। इसके बाद देखिए,
यहाँ पर कहता है सर रिटर्न्स की बात करता है, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है, रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स। यहाँ रिटर्न्स का मतलब क्या है, रिटर्न्स का मतलब है फॉर्म फाइलिंग बाय कंपनी टू आरओसी और एनी अदर अथॉरिटी। आप सोच के देखिए, कंपनी कोई भी काम करती है, क्या उसके लिए आरओसी को इंटीमेट करती है? सर बहुत सारे काम है जिसके लिए आरओसी को इंटीमेट करना पड़ता है, राइट। कहता है तो रिटर्न का मतलब है फॉर्म टू बी फाइल्ड बाय कंपनी विद आरओसी और एनी अदर अथॉरिटी अंडर कंपनी लॉ। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सुनिएगा। आपने कई बार सुना नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न का टाइम है, जीएसटी रिटर्न का टाइम है ना, हर महीने की 20 तारीख तक जीएसटी रिटर्न जाती है, अगर आपको पता हो तो। उसी तरीके से अगर आप बात करते हैं तो कुछ कंपनी लॉ में भी रिटर्न्स जाती है। बेटा कुछ रिटर्न्स होती है जिनको हम बोलते हैं कैजुअल रिटर्न्स, और कुछ रिटर्न्स होती है जिनको हम बोलते हैं पीरियोडिकल रिटर्न। सर अगर आप एग्जाम्पल देना चाहो पीरियोडिकल रिटर्न एंड कैजुअल रिटर्न्स का, हम सबको इतना पता है कि हर कंपनी को 30 सितंबर तक एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ती है। अगर कंपनी ने 30 सितंबर तक अपनी एजीएम कर ली, जब भी करी, चाहे 30 सितंबर को करी, अगस्त में करी, जुलाई में करी, जब भी कंपनी ने अपनी एजीएम करी, वहां से ध्यान से समझिएगा, जिस दिन कंपनी ने अपनी एजीएम करी वहां से क्या 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को अकाउंट जाते हैं एओसी 4, हम सबको पता, हमने अकाउंट चैप्टर में पढ़ा है। और क्या वहां से आरओसी को एक एमजीटी 7 भी जाता है एनुअल रिटर्न का। एनुअल रिटर्न का सेक्शन 92 होता है जिसमें एमजीटी 7 जाता है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम, और एओसी 4 जाता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। तो क्या हर साल एजीएम होगी? क्या हर साल ये दोनों के दोनों फॉर्म हर कंपनी आरओसी को फाइल करेगी? कौन कौन से? एओसी 4 विद इन 30 डेज एंड एमजीटी 7 विद इन 60 डेज। तो क्या ये दोनों के दोनों पीरियोडिकल रिटर्न हो गई? सर हर कंपनी को एक पीरियोडिसिटी के बाद एक फिक्स टाइम पे हर साल ये रिटर्न देनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। आई रिपीट, एओसी 4 क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, एनुअल अकाउंट्स का है, या हम इसको बोलते हैं, अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं फाइलिंग ऑफ अकाउंट्स टू आरओसी, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू आरओसी, उसका फॉर्म कौन सा है? एओसी 4। फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न टू आरओसी, उसका कौन सा है? एमजीटी 7। एमजीटी 7 का सेक्शन कौन सा होता है? 92। एओसी 4 का सेक्शन कौन सा होता है? 137। क्लियर है जी ये बात? अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं सर कैजुअल रिटर्न्स की। कहता आप एक चीज बताइए, कंपनी में कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, आप डीआईआर 12 फाइल करते हो, है ना? अच्छा, कंपनी ने किसी को शेयर्स अलॉट करे, आप पैस 3 फाइल करते हो आरओसी को, पैस 3 फॉर्म है। अच्छा, आप कभी कभी शेयर कैपिटल बढ़ा देते हो, ऑथराइज्ड और इशूड 10-10 लाख है, आपने और इशू कर लिया, तो पहले ऑथराइज बढ़ानी पड़ती है, उसके लिए आप SH7 आरओसी को फाइल करते हो। तो ये जो पैस 3, DIR 12, SH7 मैंने एग्जांपल दिए, क्या इसका कोई टाइम पीरियड होता है कि हर साल इतने महीने में करनी है, या हर साल मार्च में जाएगी, या डिपेंड करता है कि आप इससे रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हो? तो अगर आप इससे रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हो तो डायरेक्टर आया है या गया है तो DIR 12 जाएगा, अलॉटमेंट हुई है तो पैस 3 जाएगा, अगर कैपिटल क्लॉज में ऑल्ट्रेशन हुई है एमओए के अंदर, या कैपिटल बड़ी कम हुई है, तो उस केस के अंदर SH7 जाएगा, हाँ या ना? तो मोरल ऑफ द स्टोरीज, इन सारी रिटर्न्स को हम क्या बोलते हैं? कैजुअल रिटर्न्स। तो यहाँ पर हमें बेटा एक चीज समझ आ गई कि रजिस्टर्स भी 2 तरीके के होते हैं और रिटर्न्स भी 2 तरीके की होती है। जो रजिस्टर्स 2 तरीके होते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है रजिस्टर्स का स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स। और रिटर्न जो 2 तरीके की होती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कैजुअल रिटर्न एंड पीरियोडिक रिटर्न, राइट जी? चले आगे, आप सुनिए, ये देखिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं आपको सारे, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 92 में एमजीटी 7 जाता है, 137 में एओसी 4 जाता है, एओसी 4 जाता है इन 30 डेज, एमजीटी 7 जाता है इन 60 डेज, और ये 30 और 60 कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ऑफ एजीएम, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम, राइट? जबकि DIR 12, पैस 3, SH7 ये सब क्या है? कैजुअल रिटर्न्स है, राइट जी? अब देखिए, अब कहता है सर सेक्शन 88, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहला हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन टू रजिस्टर्स, इंट्रोडक्शन टू रिटर्न्स, 2 क्वेश्चन हो गए। अब आता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। कहता है जी देखो, हर कंपनी को रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करना पड़ेगा, हर कंपनी को मेंटेन करना पड़ेगा। कहता है जी देखो, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एक फॉर्मेट में होता है MGT 1। मतलब आप सोचो, अब एक चीज समझो, जब भी मैं कोई फॉर्म नंबर बोलता हूँ, कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जो आरओसी को जाते हैं, उसको हम ई फॉर्म या ऑनलाइन फॉर्म बोलते हैं, पर कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जो फॉर्म नहीं होते, सिर्फ फॉर्मेट होते हैं, यस और नो? तो रजिस्टर ऑफ मेंबर MGT 1, तो क्या किसी को फाइल होना है, ये रिटर्न है, या ये फॉर्मेट है जिसमें हमें रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेंबर्स की डिटेल को सेव करके रखना है, हाँ या ना? मतलब मेंबर्स की डिटेल किस मैनर में कंपनी मेंटेन करेगी, उसका फॉर्मेट क्या है? MGT 1, यस और नो? एम आई क्लियर विद दिस? MGT 1 इज द मैनर जिसमें कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जिस मैनर में अपने मेंबर्स की डिटेल रखेगी। आपको पता होना चाहिए, जो कंपनी फिजिकली शेयर्स देती है उसका MGT 1 में रजिस्टर ऑफ मेंबर बनता है, और जो इलेक्ट्रॉनिकली देती है उसका हमेशा रजिस्टर रिकॉर्ड किसके पास होता है? डिपॉजिटरी के पास। और उन लोगों को मेंबर भी बोलते हैं, लेकिन वैसे क्या बोलते हैं? बेनिफिशियल ओनर्स। पता ना आपको ये बात? अगर एक कंपनी के, अगर आज की डेट में हम बात करें तो सिर्फ प्राइवेट कंपनी जो है वो फिजिकली शेयर रख सकती है,
इसका मतलब प्राइवेट कंपनी जो है उसके पास ये MGT1 वाला सीन होगा। पब्लिक कंपनी चाहे पब्लिक कंपनी की बात करें वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, दोनों को ही क्या करना पड़ता है आज के टाइम में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स रखने पड़ते हैं, हाँ या ना, यस और नो। तो बच्चे क्या हमें इतनी बात पता है कि जो फिजिकली शेयर्स लेता है उसका नाम कहाँ आता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। जो फिजिकली नहीं लेता इलेक्ट्रॉनिकली लेता है, मेंबरशिप चैप्टर में भी पढ़ाता हूँ मैं, जो फिजिकली नहीं लेता इलेक्ट्रॉनिकली लेता है उसका नाम कहाँ आता है, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स में। इसको कौन मेंटेन करता है, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर को, डिपॉजिटरी, यस और नो। तो पहली बात MGT1 में रजिस्टर मेंटेन होगा मेंबर्स का, कहता है MGT2 में मेंटेन होगा रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स, रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। मान लो कंपनी ने डिबेंचर इशू कर रखे हैं तो डिबेंचर होल्डर्स का नाम कहाँ आएगा, MGT2 के अंदर आएगा, सिंपल सी बात है। इसके अलावा कहता है इंडेक्स, इंडेक्स तो मैंने अभी आपको बताया था कब जाता है, हर कंपनी को इंडेक्स मेंटेन करना है या उसको जिसमें 50 और मोर है, 50 और मोर मेंबर्स है, 50 से कम है तो मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। इसके बाद आपको मैंने बताया था, जब मैं लिस्ट बता रहा था स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स की, तो मैंने कहा था कुछ कंपनीज क्या करती है इंडिया के बाहर भी रजिस्टर रखती है, राइट। एक चीज सुनेगा ध्यान से, इंडिया के बाहर भी रजिस्टर रखते हैं, ब्रैकेट में मैंने MGT3 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि MGT3 में रजिस्टर बनता है, गलत है, सुन लो। बच्चों को लगता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स MGT1 में बनता है, सिक्योरिटी होल्डर MGT2 में बनता है, फॉरेन रजिस्टर MGT3 में बनता है, ऐसा नहीं है। क्या फॉरेन रजिस्टर भी रजिस्टर ऑफ मेंबर है, हाँ या ना, तो बनेगा तो वो भी MGT1 में ही, लेकिन वो आपने इंडिया के बाहर कहाँ रखा है उसके बारे में आपको 30 डेज में ROC को बताना पड़ता है, उसको बताने का फॉर्म है MGT3, याद रखिएगा ये बात। जो MGT3 फॉर्म है वो किस चीज का फॉर्म है, इंटीमेशन बाय कंपनी टू ROC, किस चीज की इंटीमेशन की, हमने फॉरेन रजिस्टर को कहां पर रखा है, एम आई क्लियर विद दिस, हाँ या ना, हमने फॉरेन रजिस्टर को कहां पर रखा है उसकी इंटीमेशन के लिए फॉरेन प्लेस वाला रजिस्टर होता है। डन, क्लियर है जी ये बात सबको, चले आगे। अब देखिए तो क्या हमें सेक्शन 88 पूरा समझ आ गया। हर कंपनी MGT1 MGT2 में 2 रजिस्टर मेंटेन करेगी, इंडेक्स मेंटेन करेगी, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स मेंटेन करेगी, प्लस कहता है सर फॉरेन रजिस्टर मेंटेन, फॉरेन रजिस्टर कहां पर मेंटेन हो रहा है उसकी इंटीमेशन ROC को जाएगी विद इन 30 डेज इन फॉर्म नंबर MGT3, क्लियर है जी ये बात। अब यहां पर आता है सेक्शन नंबर 89 जिसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन किसी को समझ ही नहीं आता बच्चों को, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों ने पहले पढ़ा भी होता है, सुना भी होता है, फिर भी एग्जाम टाइम पे भूल जाते हैं यार इसमें क्या था। बड़े ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको कह रहा हूं। एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, सुनिएगा बेटा, एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, सुनना लिखना विखना नहीं है, इमेजिन करो एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है, उसके रिलायंस ने सारे शेयर्स खरीद लिए, तो क्या रिलायंस उसकी होल्डिंग हो गई, और क्या वो ABC प्राइवेट लिमिटेड होली ओन सब्सिडरी हो गई, हाँ या ना। हमने कई बार सुना है JV और WOS, ये हमें GST वगैरह में हर किताब में मिल जाता है, JV/WS जॉइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडरी, काफी जगह लिखा होता है। तो अगर रिलायंस ने ABC प्राइवेट लिमिटेड के, आई रिपीट दोबारा सुन लो, रिलायंस ने ABC प्राइवेट लिमिटेड के अगर सारे शेयर्स खरीद लिए तो इसका मतलब रिलायंस होल्डिंग है और ABC प्राइवेट लिमिटेड उसकी होली ओन सब्सिडरी है। लेकिन क्या ABC प्राइवेट लिमिटेड बेटा प्राइवेट कंपनी है, एंड बी का प्राइवेट कंपनी, उसमें कम से कम 2 मेंबर्स होते हैं, तो रिलायंस सारे शेयर्स कैसे खरीद सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, रिलायंस सारे शेयर्स तो खरीद ही नहीं सकती है। अगर मान लो ABC प्राइवेट लिमिटेड के 1 लाख शेयर है तो रिलायंस 99,999 खरीद सकती है, एक शेयर तो किसी और के नाम पे होगा, हाँ या ना, यस और नो, लॉ बोलता है, लॉ की रिक्वायरमेंट है। उस एक शेयर के लिए क्या होगा, रिलायंस पे ऑफ करेगी, पेमेंट रिलायंस देगी, लेकिन रजिस्टर में वो क्या करेंगे, मुकेश अंबानी का नाम लिखवाएंगे। ABC प्राइवेट लिमिटेड को बोलेंगे पेमेंट हमारी कंपनी कर रही है रिलायंस, पर सर्टिफिकेट जो है वो आप किसके नाम पे दो, मुकेश अंबानी के। क्यों सर्टिफिकेट मुकेश अंबानी के नाम पे दो, क्योंकि हमें लॉ को कंप्लाई करना जरूरी है। तो मानी वो भी होली ओन सब्सिडरी जाएगी, क्योंकि पेमेंट सारे शेयर्स की कौन दे रही है, रिलायंस। लेकिन रिलायंस का नाम कितने नाम के शेयर्स पे आ रहा है, 99,999। एक शेयर के लिए किसका नाम आ रहा है, मुकेश अंबानी साहब का, क्लियर है। अब सुनिए, उस एक शेयर की बात करते हैं, क्या उस एक शेयर के लिए पेमेंट रिलायंस ने दिया, हाँ, डिविडेंड रिलायंस को मिलेगा, पर रजिस्टर में किसका नाम है, मुकेश अंबानी साहब का। तो क्या यहां पर मुकेश अंबानी साहब रजिस्टर्ड ओनर है पर बेनिफिट नहीं ले रहे, जबकि कंपनी बेनिफिट ले रही है लेकिन रजिस्टर्ड ओनर नहीं है, हाँ या ना, सही बोल रहा हूं गलत। उस एक शेयर के लिए पेमेंट किसने करी है, कंपनी ने, तो मतलब रिलायंस ने, मतलब रिलायंस बेनिफिट लेगी डिविडेंड का, पर नाम पे नहीं है, उसके नाम पे किसके है, अंबानी के, क्योंकि रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। यस और नो, जवाब दो। अब आप सुनिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि मुकेश अंबानी साहब रजिस्टर्ड ओनर हो गए बट बेनिफिशियल ओनर नहीं है, हाँ या ना। मुकेश अंबानी साहब कौन है, रजिस्टर्ड ओनर है लेकिन बेनिफिशियल ओनर नहीं है।
जबकि अगर हम बात करते हैं मुकेश अंबानी साहब की जगह रिलायंस की, वो बेनिफिशियल ओनर है, एक शेयर का डिविडेंड उसको मिल रहा है, लेकिन उस एक शेयर के लिए उसका नाम रिकॉर्ड में नहीं है। 99,999 शेयर्स की बात करें तो उसके लिए रिलायंस रजिस्टर्ड ओनर भी और बेनिफिशियल ओनर भी है, लेकिन उस एक शेयर की बात करें तो पैसा रिलायंस ने दिया है, डिविडेंड रिलायंस को मिल रहा है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से, पर रिकॉर्ड में किसका नाम है? मुकेश अंबानी साहब का नाम है, हाँ या ना? तो कहता है क्या ये वही वाली बात होगी कि उस एक शेयर की इन्वेस्टमेंट तो कंपनी ने करी है, लेकिन रिकॉर्ड में कंपनी का नाम नहीं है, किसी और का है। तो क्या इसको मैं सेक्शन 187 से रिलेट कर सकता हूँ? सोचो, तो मैंने 187 में कहा था इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी नॉट इन इट्स ओन नेम, बताया था मैंने आपको, हाँ या ना? तो मतलब मैं इसको उससे रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि उस एक शेयर के लिए इन्वेस्टमेंट तो कंपनी ने करी है, लेकिन रिकॉर्ड में कंपनी का नाम नहीं आया, हाँ या ना? क्लियर है जी? कहता है अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, मुकेश अंबानी, रिलायंस और एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। कहता है तीनों की कोई ना कोई ऑब्लिगेशन बनेगी। क्या बनेगी? देखिए, कहता है मुकेश अंबानी कौन है? रजिस्टर्ड होल्डर, उस एक शेयर का सर्टिफिकेट इनके नाम पे है, पर इनको उसका डिविडेंड नहीं मिल रहा, रजिस्टर्ड होल्डर है। रिलायंस कौन है उस एक शेयर के लिए? बेनिफिट होल्डर या बेनिफिशियल होल्डर, हाँ या ना? डिविडेंड इनको मिल रहा है, लेकिन इन्होंने इनके नाम पे नहीं है शेयर, राइट? तो कहता है मुकेश अंबानी जो रजिस्टर्ड होल्डर है वो MGT 4 और जो रिलायंस है बेनिफिट होल्डर MGT 5 फाइल करेंगे। किसको? कहता है इन्वेस्टी कंपनी को, जिसमें पैसा इन्वेस्ट किया है। कौन सी कंपनी थी? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एग्जांपल में, हाँ या ना? तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को इन्होंने फाइल किया, ठीक है। अब जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को फाइल किया, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को बस 2 फॉर्म आ गए, MGT 4 एंड MGT 5। 4 आया रजिस्टर्ड होल्डर से और 5 आया बेनिफिट होल्डर से। अब इन दोनों में से जो सा भी फॉर्म बाद में आया, whichever is later, वहां से 30 डेज के अंदर अंदर ये आरओसी को MGT 6 फाइल करेंगे, जिसमें ये दोनों फॉर्म अटैच करके भेजेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनिए, MGT 4 MGT 5 ये एक फॉर्मेट है, ये एक फॉर्मेट है, रिटर्न नहीं है, ये फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट को भर के इन्होंने बाय हैंड साइन करके दे दिया। क्लियर है? कंपनी क्या करेगी? कंपनी उसको प्रिंट आउट, अगर मेल आई है तो प्रिंट आउट निकालेगी अपने रिकॉर्ड के लिए, और जो स्कैन कॉपी है उसको MGT 6 में अटैच करके आरओसी को दे देगी। कितने दिनों में देगी? 30 डेज में। कहां से 30 डेज स्टार्ट होंगे? जिसका फॉर्म बाद में आया है वहां से 30 डेज स्टार्ट होंगे। क्लियर है ये बात? एक चीज और सुनिएगा इसमें, सर ये जो एक कंपनीज होती है, हमें पता है IFSC कंपनीज, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज, कहता है उनके लिए यहाँ पर अगर वो इन्वेस्टी कंपनी IFSC है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की जगह अगर ये IFSC कंपनी होती, चाहे प्राइवेट ही होती लेकिन IFSC होती, तो कहता है 30 डेज की जगह आरओसी को कितने दिनों में जाएगा? MGT 6 60 डेज में जाएगा। क्लियर है जी ये बात? देखो IFSC होती तो 30 की जगह कितना है? 60 डेज है। डन? तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर मैं इसे कंक्लूड करना चाहूँ तो, अगर कभी ऐसा होता है कि पैसा कंपनी दे रही है, इन्वेस्ट कंपनी कर रही है, लेकिन अपने नाम पर नहीं कर रही, किसी और के नाम पे सर्टिफिकेट वगैरह ले रही है, तो कंपनी को MGT 5 और उस बंदे को MGT 4 किसको देना पड़ेगा? इन्वेस्टी कंपनी को। इन्वेस्टी कंपनी क्या करेगी? उसको अपने रिकॉर्ड में रखेगी, साथ में स्कैन करके MGT 6 में अटैच करके आरओसी को दे देगी विद इन 30 डेज, और IFSC कंपनी तो विद इन 60 डेज। एम आई क्लियर? समझ आ गई जी कहानी? कोई डाउट इसमें? तो ये वाला स्पेसिफिकली सेक्शन कहाँ बनता है एप्लीकेबल? जहां पर होली और सब्सिडरीज होती है, हाँ या ना? अच्छा मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, अगर यहां पर इस एग्जाम्पल में हमने लिया था रिलायंस एंड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, राइट? यही लिया था, RIL एंड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अगर मान लो या एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ना होती बच्चे, यहां होती एबीसी लिमिटेड, रिलायंस ने एबीसी लिमिटेड के सारे शेयर खरीदे, तो एबीसी लिमिटेड क्या है? होली और सब्सिडरी है, लेकिन एबीसी लिमिटेड पब्लिक कंपनी है। उस केस में मुकेश अंबानी अकेले होते या ऐसे 6 लोग होते? 6 लोग होते, और साथ में एक कंपनी होती रिलायंस, साथ में 6 लोगों को एक एक शेयर दिया जाता, हाँ या ना? और वो एक एक शेयर जिन जिनको दिया जा रहा है, क्या उन 6 लोगों को सबको MGT 4 भरना पड़ता कंपनी को? यस, बिल्कुल भरना पड़ता। यस ऑल नो? क्लियर है जी ये बात सबको? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस कर लिए? पहला रजिस्टर्स और कितने तरीके के रजिस्टर्स होते हैं, दूसरा रिटर्न्स और कितने तरीके की रिटर्न्स होती है, तीसरा रजिस्टर ऑफ मेंबर, चौथा डिक्लेरेशन। आई होप आपको याद हो गया होगा। देखिए इधर स्टैट्यूटरी रजिस्टर 54, एक एक करके 54, 68, 73, 85, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 6 बार हो गया। 110, 118, 128, 170, 110, 118, 128, 170, 186, 187, 189। हो गई बात खत्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया? कैजुअल एंड पीरियोडिक रिटर्न। पीरियोडिक में AOC 4 आ गई, MGT 7 आ गई, वो 30 डेज में, 60 डेज में। कहां से? AGM की डेट से। याद रखना 16 अगस्त को ही आपकी, 16 अगस्त को आपकी AGM हुई, और 30 सितंबर लास्ट डेट होती है AGM की। तो लास्ट डेट से 30, 60 बोल रहे हो, जिस दिन AGM हुई है, जिस दिन AGM हुई है वहां से 30 और 60 डेज में जाएंगे। डन बच्चे?
इसके बाद हम लोगों ने आगे क्या पढ़ा, थर्ड मेंबर वाला MGT1, MGT2 इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। इसके अलावा क्या आ गया आपका, आप फॉरेन रजिस्टर जहाँ रखोगे विद इन 30 डेज बताना पड़ेगा बाय फाइलिंग MGT3 टू ROC। और इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स कब मेंटेन होता है, इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर तो ऑनलाइन का होता है, और इंडेक्स ऑफ मेंबर्स कब होता है, जब 50 या उससे ज्यादा लोग होते हैं। क्लियर है ये बात। जो रिपोजिटरी मेंटेन करता है उसे लोग इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर या रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर बोल दो, एक ही बात है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन किया जाता है। और ये हमें समझ आ गया। डिक्लेरेशन, जब कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी है लेकिन इन्वेस्टमेंट अपने नाम पे ना करके किसी और के नाम पे करी है, तो पे कंपनी ने किया है, कल को बेनिफिट कंपनी को मिलेगा तो कंपनी बेनिफिट होल्डर है। लेकिन जिसके नाम पे इन्वेस्टमेंट करी है कंपनी ने वो रजिस्टर्ड होल्डर है। रजिस्टर्ड होल्डर इन्वेस्टिंग कंपनी को MGT4 देगा, जबकि बेनिफिट होल्डर जो कंपनी है वो इन्वेस्टिंग कंपनी को MGT5 देगी। और 4 और 5 जो है वो दोनों इन्वेस्टिंग कंपनी अटैच करके MGT6 भर के ROC को रिटर्न फाइल कर देगी विद इन 30 डेज, और IFSC है तो विद इन 60 डेज of the form which is received later by the company among between MGT4 और MGT5। क्लियर है जी ये बात, डन। चले आगे बच्चे, यहां पर आप लोग पूछ रहे हो कि सर जो MGT3 है, ये रहा, ये जो MGT3 है, ये जब हम बाहर फॉरेन रजिस्टर रखते हैं तो आप कह रहे हो ROC को MGT3 में बताएंगे। एक फॉर्म है, रिटर्न है, जो भर के हम ROC को बताएंगे हमने अपना फॉरेन रजिस्टर कहाँ रखा है। सर फॉरेन रजिस्टर रखने के कब, 30 डेज, मैंने कहा विद इन 30 डेज ROC को जाएगा। विद इन 30 डेज ऑफ व्हाट, विद इन 30 डेज ऑफ लॉ की लैंग्वेज है ओपनिंग ऑफ रजिस्टर। ओपनिंग ऑफ रजिस्टर मतलब कीपिंग द रजिस्टर आउटसाइड। तो जब भी आपने इंडिया के बाहर रजिस्टर रखा, वहां से 30 डेज में आपको ROC को बताना पड़ेगा। इसका मतलब एक बार रख दिया बाहर तो फिर तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। यस और नो। हाँ, ये हो सकता है कि आपने पहले जर्मनी में रखा, अब जर्मनी की जगह आप फ्रांस में रखना चाह रहे हो, तो जगह चेंज हो रही है, तो उस केस में कहता है तो फिर तो आपको दोबारा ROC को बताना पड़ेगा। यस और नो, हाँ या ना। तो इसका मतलब आप बाहर कहाँ रजिस्टर रखना चाह रहे हो, उसके लिए आपको BR पास करना पड़ता है, प्लस विद इन 30 डेज ROC को बताना पड़ता है। क्लियर है ये बात, याद रहेगा सबको। तो ये बात हमें क्लियर हो गई बेटा कि जो MGT3 है वो कब जाएगा, वो क्या है, एक रिटर्न है, किसको जाएगा, ROC को। कौन भेजेगी, कंपनी। कब, जब इंडिया के बाहर रजिस्टर ओपन कर रही है, मतलब इंडिया के बाहर रजिस्टर रख रही है। ठीक है, वन टाइम फॉर्म है, दोबारा नहीं जाएगा अनटिल एंड अनलेस जब तक कंपनी जो है वो कहीं और रजिस्टर को शिफ्ट ना कर ले। क्लियर है। इसके लिए BR चाहिए होता है, SR की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। लॉजिक बहुत क्लियर है। जब इंडिया के मेंबर्स के लिए है ही नहीं तो उनसे अप्रूवल लेने की जरूरत है। यस और नो। ठीक है जी बच्चे, अब देखिएगा ध्यान से। अभी तक हमने पढ़े 2 सेक्शन, एक सेक्शन 88 पढ़ लिया और एक सेक्शन 89 पढ़ लिया। क्लियर है जी ये बात। अब हमारे अगले सेक्शन में जिसका नाम है सेक्शन नंबर 94, प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर। सेक्शन 94 आता है बेटा, प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर। सर ये क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। सर कहता है जितने भी स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स आपने बताए हैं, हमने जो भी स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स की बात करी है, कहता है वो सारे के सारे कंपनी मेंटेन कहाँ करती है। या रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेन बात कर लेते हैं, कंपनी मेंटेन कहाँ करेगी। सुनिएगा बड़े ध्यान से। अगर हम पहले रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की, डिबेंचर होल्डर्स की और अदर सिक्योरिटी होल्डर्स की बात करते हैं, कहता है सर ये सारे रजिस्टर RO पे मेंटेन होंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे। कहता है रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन होंगे, लेकिन कहता है क्या कहीं और भी मेंटेन कर सकते हैं। कहता है बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो अदर प्लेस इंडिया में ही होनी चाहिए। ये आपकी केस स्टडी का क्वेश्चन बनता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है और ब्रांच ऑफिस जो है वो मुंबई में है और एक ब्रांच मॉरिशस में है, तो क्या कंपनी मॉरिशस में रख सकती है अपने बुक्स? नहीं रख सकती रजिस्टर ऑफ मेंबर्स वगैरह, क्योंकि इंडिया के बाहर रखोगे तो मेंबर देखने कैसे जाएंगे। हाँ या ना। इंडिया में रखो। अब बच्चा कह सकता है सर हम जब दिल्ली से, हम मॉरिशस नहीं जा रहे तो हम दिल्ली से मुंबई भी कहाँ जाएंगे देखने। लेकिन लॉ सुनो क्या कहता है। लॉ कहता है रजिस्टर्ड ऑफिस में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्टर्ड ऑफिस में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी और जगह पे रखना है, तो जहां पर आपने रजिस्टर रखना है उस जगह पर वो वाले स्टेक होल्डर जिनका आप रजिस्टर रख रहे हो वो 10% या उससे मोर देन 10% होने चाहिए। 10% और मोर नहीं है, मोर देन 10%। राइट। इसका मतलब क्या है, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा। सर इस पॉइंट का मतलब क्या है, एक बार समझते हैं ध्यान से। मान लो आप रजिस्टर ऑफ डिबेंचर, मान लो दिल्ली में कंपनी है, दिल्ली में पटेल नगर के अंदर कंपनी है, इसमें कोई डाउट। अब दिल्ली पटेल नगर में कंपनी है, कंपनी चाहती है कि हम अपने डिबेंचर का रजिस्टर जो है मुंबई में रखें, तो मुंबई में रखो, लेकिन मुंबई में कम से कम 10% से ज़्यादा डिबेंचर होल्डर होने चाहिए। मतलब अगर आप रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर रख रहे हो मुंबई में, तो इसका मतलब क्या है, आप चाह रहे हो कि आप लॉजिकली सोचो कंपनी कहीं और रखेगी रजिस्टर, इसका मतलब ज़्यादा लोग वही रहते होंगे तभी तो वहाँ रख रही है। हाँ या ना। कितने ज़्यादा होने चाहिए, कहता है 10% से ज़्यादा होने चाहिए। हाँ या ना। क्लियर है। इसका मतलब अच्छा एक चीज़ सुनिए,
मुंबई में कंपनी के 12% डिबेंचर होल्डर्स रहते हैं, तो कंपनी रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर वहां रख सकती है। मेंबर्स वहां 8% रहते हैं तो वो नहीं रख सकती। यस और नो? मतलब जिस शहर में आप अपने रजिस्टर रखना चाह रहे हो तो जो सा रजिस्टर है उस रजिस्टर वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो 10% से ज्यादा होने चाहिए। यस और नो? क्लियर है बात सबको? याद रहेगी कहानी? ऐसा नहीं। और एक चीज और, एक बार एक क्वेश्चन पूछा बच्चे ने कि सर रजिस्टर्ड ऑफिस है पटेल नगर में, पटेल नगर आता है दिल्ली में, दिल्ली में आता है, सर दिल्ली में हमारे जो मेंबर्स हैं वो 5% है, तो क्या तब भी क्या हम रजिस्टर्ड ऑफिस में रख सकते हैं? भाई रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं ना, रजिस्टर्ड ऑफिस में तो रख ही सकते हैं, हाँ या ना? ये मोर देन 10% वाली जो स्टेक है देखो किसके साथ है, ये अदर प्लेस इन इंडिया के साथ है, हाँ या ना? क्लियर है बच्चे बात सबको? कहता है अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस में रखते हो, ये तो इंप्लाइड है कि आप रजिस्टर्ड ऑफिस में रख रहे हो, अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और रखना चाहते हो तो वो दूसरी जगह इंडिया में होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन वहाँ 10% से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स उस तरीके की जो रजिस्टर हम रख रहे हैं उससे रिलेटेड स्टेक होल्डर 10% से ज़्यादा होने चाहिए। और तीसरी बात कहता है कि सर इसके लिए BR और SR चाहिए, BR एंड SR चाहिए, और BR SR जब पास होगा तो आपको पता है ROC को MGT 14 तो विद इन 30 डेज जाता ही जाता है, हाँ या ना? BR प्लस SR प्लस MGT 14 टू ROC विद इन 30 डेज, राइट? इसमें बड़े सारे प्रोविजन अमेंड हुए हैं, पता आपको? पहले एक प्रोविजन होता था कि SR पास करने से पहले भी ROC को बताओगे, पहले 2 बार होता था। ROC को बिफोर कीपिंग रजिस्टर्स, मतलब जब आप SR पास कर रहे हो, जनरल मीटिंग में कर रहे हो, क्या जनरल मीटिंग का नोटिस मेंबर को जाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? तो कहता था ROC को भी 2 नोटिस, मतलब पहले इस प्रोविजन में क्या होता था, ROC को 2 बार इंटीमेशन जाएगी, बिफोर पासिंग द रेजोल्यूशन एंड आफ्टर पासिंग द रेजोल्यूशन। आफ्टर पासिंग तो MGT 14 जाएगा ही जाएगा, बिफोर पासिंग में जाएगी, पर अब रूल चेंज हो गया, आप क्या कहता है, सिर्फ आफ्टर पासिंग जाएगी, प्रायर इंटीमेशन टू ROC का कोई लॉजिक नहीं रहा। क्लियर है बच्चे ये बात? डन जी। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सर चलो ये तो समझ आ गया, मेंटेन कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस या कोई और ऑफिस, कोई और ऑफिस कहाँ होना चाहिए? इंडिया में होना चाहिए, प्लस वहां पर वो वाले स्टेक होल्डर्स कितने होने चाहिए? 10% से ज्यादा होने चाहिए, और अगर वहां कहीं और रखना है तो उसके लिए क्या चाहिए? BR प्लस SR प्लस MGT 14 टू ROC विद इन 30 डेज। हो गई बात खत्म। अब कहता है सर इंस्पेक्शन कौन कर सकता है? क्या रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में कोई भी बंदा आके मेंबर का रजिस्टर चेक कर सकता है? यार आप एक चीज सुनिएगा इधर ध्यान से, किसी भी एसोसिएशन को आप ज्वाइन करते हो, एक जनरल बात समझो, चाहे आप CS कर रहे हो, आप मेंबर ऑफ ICSI बन गए, CA कर रहे हो, मेंबर ऑफ ICI कर रहे बन गए, CWA कर रहे हो, मेंबर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट बन गए, या आप कोई भाई साहब किसी क्लब की मेंबरशिप लेते हो, आप ये तो देखोगे ना रजिस्टर में मेरा नाम है कि नहीं है, हाँ या ना? तो कहता है कोई भी मेंबर है या सिक्योरिटी होल्डर है, इधर देखिएगा, मेंबर है तो रजिस्टर ऑफ मेंबर देख सकता है, हाँ या ना? क्लियर है ये बात? और अगर डिबेंचर होल्डर है तो वो अपना रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर देख सकता है। क्लियर है? याद रहेगी ये बात? तो कोई भी मेंबर जो है या डिबेंचर होल्डर या सिक्योरिटी होल्डर रजिस्टर देख सकता है। क्लियर है? अब सुनिएगा ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, इधर मेंबर या क्रेडिटर, मैंने क्रेडिटर क्यों लिख दिया? क्योंकि डिबेंचर होल्डर सिक्योरिटी होल्डर कौन होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं। कहता है ये देख सकते हैं। कहता है क्या इनके अलावा कोई आउटसाइडर भी देख सकता है? कहता है वो भी देख सकता है। कहता है जी वो भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखेगा मेंबर और क्रेडिटर जब देख सकते हैं तो उनके लिए कोई फीस नहीं है। आउटसाइडर देखेगा तो उसके लिए 50 रुपीज की फीस है, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा फीस नहीं हो सकती। क्लियर है? इसका मतलब ये कि अगर आप देखो, पहली बात आपने रजिस्टर कहाँ रखे वो पता चल गया, चेक कौन कर सकता है, इंस्पेक्ट कौन कर सकता है उसको? मेंबर या क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब डिबेंचर होल्डर या अदर सिक्योरिटी होल्डर, इसलिए मैंने यहाँ क्रेडिटर वर्ड लिखा है। यहाँ पर याद रखना ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं है, वो नहीं है जिससे हमने बैंक लोन लिया हुआ है, वो नहीं है जिससे हमने उधार पे माल लिया, वो नहीं है। समझ लो, फाइनेंशियल या ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं है। यहाँ क्रेडिटर का मतलब क्या है? डिबेंचर होल्डर या अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। ठीक है जी, डन। और अदर पर्सन ने अगर इंस्पेक्शन कर दिया तो 50 रुपए की फीस। कहता है चलो हमने इंस्पेक्शन कर ली, अब इंस्पेक्शन करके हमको लगा कि यार ये वाले पेज ना फोटोकॉपी करके निकाल दो जरा। हमें क्या लगा कि ये वाले पेज फोटोकॉपी करके निकाल दो। कहता है अब क्या एक्सट्रैक्ट लेके जा सकते हैं हम? कहता है जी देखो, आउटसाइडर खाली देख सकता है, एक्सट्रैक्ट नहीं मांग सकता। आउटसाइडर खाली देख सकता है, एक्सट्रैक्ट नहीं मांग सकता, जबकि मेंबर, डिबेंचर होल्डर जो और अदर सिक्योरिटी होल्डर देख भी सकते हैं और कॉपी भी मांग सकते हैं। देखना फ्री में है इनका, कॉपी मांगेंगे तो 10 रुपए पर पेज देंगे, और कहता है कंपनी को 7 दिनों में इन्हें कॉपी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एम आई क्लियर? 10 दिनों में देंगे प्लस 7 डेज में कॉपी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और कहता है कंपनी ने 7 दिनों में नहीं करी तो कहता है कंपनी को 1000 रुपए पर डे का जुर्माना लगेगा टू द मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपीज। 1000 रुपए पर डे टू द मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपीज। इसका मतलब क्या है? 1000 रुपए पर डे लगेगा 100 दिनों तक, उसके बाद लगना बंद हो जाएगा। और ये कब लगेगा 1000 रुपए पर डे? आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 7 डेज। यस और नो? क्लियर है? तो क्या ये क्वेश्चन हमें पूरा याद हो गया? सेक्शन 94
प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर, क्या कह रहा है इसके अंदर, कह रहा है सर रजिस्टर्ड ऑफिस या अदर प्लेस इन इंडिया। वो अदर प्लेस इन इंडिया में क्या कह रहा है, जहां पे ज़्यादा कम से कम 10% से ज़्यादा वो वाले स्टेक होल्डर्स हो, BRSRFGT 14 ROC को चाहिए। क्लियर है जी ये बात। आगे क्या कह रहा है कि सर जो इंस्पेक्शन होगी वो कर सकते हैं अगर मेंबर है, क्रेडिटर अगर मेंबर है या इन्वेस्टर है, स्टेक होल्डर है तो फ्री में करेगा, अदर देन दिस है तो 50 रुपये देगा, और कॉपी आउटसाइड तो मांग ही नहीं सकता, ये मांग सकते हैं 10 रुपये पर पेज देंगे, 7 दिनों में इन्हें कॉपी मिल जानी चाहिए। नहीं मिली तो कंपनी में 1000 रुपये पर डे से लेके 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। किस पे, कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट दोनों पे लगेगा। क्लियर है जी, कंपनी प्लस ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अब देखिएगा बेटा इधर ध्यान से प्लीज ऑल ऑफ यू, यहां पर आता है एक सेक्शन नंबर 95। अभी हमने कौन कौन सा सेक्शन पढ़ा, सेक्शन 88 पढ़ा, सेक्शन 89 पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा, मैं सारे लिख देता हूं, 90, 91, 92, 93 तो है ही नहीं, 94 एंड 95। इधर देखिएगा बेटा ध्यान से, सर 93 है नहीं, 88, 89 हमने पढ़ लिया और 94 भी हमने पढ़ लिया। क्लियर है जी ये बात, डन। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 95। 95 जो है नकली सेक्शन है, यहाँ बड़ा बड़ा लिख सकते हो नकली। एक्चुअली में अगर हम बात करें क्या सेक्शन नंबर 95 की अगर हम बात करते हैं, ये कहता है जी कंपनी ने जो रजिस्टर्स मेंटेन किए हैं, वो जो रजिस्टर्स है सेक्शन 95 में कह रहा है कंपनी ने जो रजिस्टर्स मेंटेन करे हैं, क्या वो अगर उसमें आपका नाम है तो मैं ये कह सकता हूँ आप मेंबर हो, और आपका नाम नहीं है तो आप मेंबर नहीं हो, हाँ या ना। इसका मतलब ये कि रजिस्टर जो है वो बताएगा आप मेंबर हो या नहीं हो। लेकिन कहता है क्या ये पॉसिबिलिटी है कि कंपनी से गलती हो गई हो, हम मेंबर हो नाम ना लिखा हो, या हम नहीं है जबरदस्ती लिख दिया, हाँ या ना। याद करो क्या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मैंने आपको मेंबरशिप चैप्टर में या ट्रांसफर ट्रांसमिशन में सेक्शन 59 पढ़ाया था। मैंने वैसे पढ़ाता हूँ यहाँ पर, लेकिन रिवीजन में मैंने पढ़ाया था ट्रांसफर ट्रांसमिशन के साथ। कितनों को याद आ रही है ये बात, रिवीजन में ट्रांसफर ट्रांसमिशन के साथ पढ़ाया था। क्यों, क्योंकि उसमें था कि 3 दुख होते हैं। पहला दुख क्या होता है, मैं मेंबर हूँ मेरा नाम रजिस्टर में नहीं लिखा। दूसरा, मैं मेंबर नहीं हूँ नाम लिखा हुआ है, बार बार बोलता है कॉल मनी दे कॉल मनी दे। तीसरा, मेंबर हूँ और नाम काट दिया, याद आ रहा है। उस केस में हम एनसीएलटी के पास जाते हैं और एनसीएलटी फिर रेक्टिफिकेशन के लिए बोलती है, याद आया। इसका मतलब रजिस्टर में गलती होने के स्कोप है, हाँ या ना। और अगर रजिस्टर में बेटा गलती होने का स्कोप है तो आप लोग बताइए फिर ये रजिस्टर चैलेंजेबल हुआ, हाँ या ना। चैलेंजेबल हुआ इसका मतलब ये कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं है। कौन सा एविडेंस है, प्राइमा फेसाई एविडेंस है, हाँ या ना। क्लियर है सर, ये प्राइमा फेसाई एविडेंस है, ये नॉट कॉन्क्लूसिव है, ये कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं है। समझ आ गई ये बात। और सर ये कॉन्क्लूसिव एविडेंस क्यों नहीं है, ये प्राइमा फेसाई एविडेंस क्यों है, क्योंकि सर इसको चैलेंज किया जा सकता है। सर चैलेंज क्यों किया जा सकता है, कहाँ चैलेंज किया जा सकता है सर, रेक्टिफिकेशन के लिए हम एनसीएलटी के पास चले जाते हैं। सर ये वाली सारी बात कहाँ लिखी हुई है, सेक्शन 59 में लिखी हुई है, राइट जी। क्लियर है ये बात सबको, एनी डाउट इन दिस, सिंपल है। तो ये वाला जो रजिस्टर है ये प्राइमा फेसाई एविडेंस है, कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं होता। डन, चले आगे। अब देखिएगा बेटा ध्यान से, सेक्शन नंबर 91 पे आ रहे हैं हम। सेक्शन नंबर 91 बात करता है हमारी एक टॉपिक की जिसका नाम है बुक क्लोजर एंड रिकॉर्ड डेट। आ जाए जी बच्चे, जब हम बात करते हैं बुक क्लोजर एंड रिकॉर्ड डेट की तो ये क्या कहते हैं एक बार समझने की कोशिश करते हैं। बुक क्लोजर एंड रिकॉर्ड डेट, आप एक बात बताओ, क्या कंपनी जो है उसके मेंबर्स फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। अब आपको पता है पब्लिक कंपनी के तो इलेक्ट्रॉनिक ही होंगे, चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, चाहे उसकी ट्रेडिंग हो या ना हो, लेकिन जो प्राइवेट है उसके फिजिकल भी होते हैं। क्लियर है ये बात। अच्छा आप एक चीज बताइए, प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स होते हैं क्या वो नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, प्रोहिबिशन और ट्रांसफर होता है, रेस्ट्रिक्शन होता है। इसका मतलब क्या है, देयर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस जिसको फॉलो करके प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है। सही बोल रहा हूँ बच्चे में, हाँ या ना। क्लियर है, मेरी बात सुनिएगा बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। एक कंपनी है, अब उस कंपनी को जुलाई चल रहा है, मतलब कंपनी के अकाउंट्स बन चुके हैं, ऑडिटर आ चुका है, ऑडिटर आके अकाउंट्स को ऑडिट कर चुका है। ये बात समझ आ गई। क्लियर है, अकाउंट्स बन चुके हैं, ऑडिटर आ चुका है, ऑडिटर आके अकाउंट्स को ऑडिट कर चुका है। क्लियर है, अब जब ऑडिटर आके अकाउंट्स को ऑडिट कर चुका है तो इसके बाद एजीएम करनी है। क्या एजीएम के लिए मेंबर्स को नोटिस नहीं दिया जाएगा, हाँ या ना। क्या एजीएम के लिए मेंबर्स को नोटिस दिया जाएगा, यस और नो। सर बिल्कुल दिया जाएगा। जब एजीएम के लिए मेंबर्स को नोटिस दिया जाएगा तो मेंबर्स कौन है, कंपनी को तो पता नहीं है,
क्योंकि मेंबर्स ऑनलाइन में तो 2-2 मिनट में भाई साहब लोग ट्रेडिंग करते हैं। आप सबको पता है ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, जो मंडे को शेयर खरीदता है वेंसडे को वो मेंबर बन जाता है, हाँ या ना। क्या ऐसा हो सकता है सुबह किसी ने शेयर्स बेचे हैं, सुनिएगा, ए ने बी को शेयर बेचे, बी ने सी को, सी ने डी को, क्या शेयर मार्केट में एन नंबर बार ट्रेडिंग हो सकती है, एन नंबर ऑफ टाइम्स ट्रेडिंग हो सकती है, तो कौन मेंबर है कैसे पता चलेगा? सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, कंपनी के जो फिजिकल मेंबर्स हैं, जिनके पास फिजिकल शेयर्स हैं, उनका रिकॉर्ड कंपनी के रजिस्टर में होगा, और जो इलेक्ट्रॉनिक मेंबर्स हैं उनका रिकॉर्ड किसके पास होगा? डिपॉजिटरी के पास होगा, हाँ या ना। मतलब नोटिस किसको देना है, डिविडेंड किसको देना है, बोनस शेयर्स किसको देने हैं, राइट इशू किसको देना है, क्या ये सब कॉर्पोरेट बेनिफिट्स हैं? तो जब कंपनी ने कॉर्पोरेट बेनिफिट्स देने अपने मेंबर्स को, तो कौन मेंबर है कैसे पता चलेगा? कहता है कंपनी उसकी लिस्ट को फाइनल करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज करती है उसका नाम होता है बुक क्लोजर एंड रिकॉर्ड डेट। ये बात समझ आई? बुक क्लोजर एंड रिकॉर्ड डेट एक ऐसा फिनोमिना, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि तब यूटिलाइज किया जाता है जब कंपनी को मेंबर्स की लिस्ट फाइनलाइज करनी होती है। क्यों करनी होती है? कंपनी को कोई ना कोई कॉर्पोरेट बेनिफिट जब देना होता है, उसके लिए कंपनी को देखना पड़ता है मेंबर्स कौन है, हाँ या ना। सिंपल। कहता है सर उसके लिए क्या करती है कंपनी? सुनिए, कहता है जो डिपॉजिटरी होता है, डिपॉजिटरी को कंपनी बोलती है कि हमें नाम बताओ कौन कौन हमारे मेंबर है, हमें उन्हें ये वाला बेनिफिट देना है। तो कंपनी जो है वो 7 दिन, स्टॉक एक्सचेंज कहती है मैं इस दिन बताऊंगी, तो कंपनी वो जो डेट फाइनल हुई दोनों के बीच में, कंपनी वो डेट को 7 दिन पहले पब्लिसाइज करती है। मतलब 7 डेज पहले लोगों को पब्लिसाइज कर दिया जाता है कि 7 दिन के बाद स्टॉक एक्सचेंज हमारी रिकॉर्ड डेट करेगी, मतलब उस दिन जिसका भी नाम रिकॉर्ड में होगा वो मेंबर माना जाएगा। एम आई क्लियर? और क्योंकि वो मेंबर माना जाएगा तो इसका मतलब उसको ये वाला बेनिफिट मिलेगा। समझ आ रही है ये बात? आई रिपीट, कंपनी क्या करती है, डिपॉजिटरी को क्या बोलती है कि हमें बताओ कौन कौन हमारे मेंबर है। डिपॉजिटरी और कंपनी मिलकर एक डेट फिक्स कर देते हैं, उस डेट को क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड डेट। और रिकॉर्ड डेट वाले दिन जिसका भी नाम रिकॉर्ड में वो मेंबर माना जाएगा। क्लियर है? डिपॉजिटरी कहाँ चेक करेगा? रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स में, हाँ या ना। और वो रजिस्टर डिपॉजिटरी कैसे मेंटेन करेगा? ऑनलाइन फॉर्मेट में। क्लियर है? क्या ये पॉसिबिलिटी है कि पूरा साल आप मेंबर थे, लेकिन जिस दिन रिकॉर्ड डेट होनी थी उससे 4 दिन पहले मैंने शेयर खरीदे, मेरे नाम पे हो गए, हाँ या ना, तो डिविडेंड मेरे को मिलेगा, यस और नो? इसका मतलब ये मैटर ही नहीं करता पूरा साल शेयर किसके वास्ते, मैटर क्या करता है? रिकॉर्ड डेट पे किसका नाम है। क्लियर है ये बात? अच्छा एक चीज सुनिए, क्या डिपॉजिटरीज को ऑनलाइन ये लिस्ट निकालने में बहुत टाइम लगेगा? भाई एक दिन वो अनाउंस करता है, जो दिन वो फाइनल करता है उस दिन वो क्या करता है, उतने बजे जो टाइम और डेट फाइनल होती है उतने बजे वो एंटर करता है, एंटर करता है, पूरा फ्लैश आ जाता है, हाँ या ना। जैसे स्क्रीनशॉट टाइप जितने मेंबर थे रिकॉर्ड में सबका डाटा MIS से निकाल दिया जाता है, हाँ या ना, यस और नो। लेकिन कहता है कंपनी कितने दिन पहले पब्लिक को बताएगी? 7 डेज पहले। क्या ये पॉसिबल है कि मैं कंपनी के शेयर्स बेचने वाला था, फिर न्यूज आ गई कंपनी इंटरिम डिविडेंड दे रही है, तो मैं रुक नहीं जाऊंगा क्या? बिल्कुल रुक जाऊंगा। तो कहता है 7 डेज पहले बताना पड़ेगा। कैसे बताएगी कंपनी पब्लिक को? कहता है जी कंपनी अपनी वेबसाइट पे डालेगी, जिस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है उसकी वेबसाइट पे डालेगी। इसके अलावा कहता है न्यूज़पेपर में देगी, इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज, जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिसर बोलते हैं ना वर्नाकुलर लैंग्वेज, हाँ या ना, तो इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर आपको देना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? पक्का 7 डेज पहले देना पड़ेगा। कहता है यही सेम बात ना सेबी ने भी बोल रखी है। और सेबी ने कहाँ बोल रखी है? कहता है सेबी ने एक रेगुलेशन दी थी जिसका नाम था लोडर रेगुलेशन। सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन है, जिसका रेगुलेशन नंबर 42 होता है, जो बुक क्लोजर और रिकॉर्ड डेट की बात करता है। यहां पर हमें रिकॉर्ड डेट तो समझ आ गया ना कि स्टॉक एक्सचेंज को बोला, और स्टॉक एक्सचेंज मतलब हमने ऑनलाइन हमारे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, हमने बेनिफिट देना, हमने डिपॉजिटरी को बोला, और डिपॉजिटरी ने क्या करा? क्योंकि मैं स्टॉक एक्सचेंज वर्ड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि डिपॉजिटरी स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्टेड होता है। आपको पता होगा कि NSDL जो डिपॉजिटरी है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है, और CDSL जो डिपॉजिटरी है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, हाँ या ना, यस और नो। तो हमने डिपॉजिटरी को बोला, डिपॉजिटरी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स करी हमसे मिलके, फिर उसके बारे में हमने पब्लिसाइज किया, रिकॉर्ड डेट वाले दिन जिसका भी नाम है वो मेंबर माना जाएगा। क्लियर है? अब जब कंपनी फिजिकल रजिस्टर्स को बंद करती है, सुनिएगा, फिजिकल रजिस्टर्स को जब कंपनी बंद करती है, मान लो कंपनी बोलती है हमारे रजिस्टर बंद रहेंगे 12 से 15 तारीख तक, तो 12, 13, 14, 15 4 दिन हमारे रजिस्टर बंद रहेंगे। बेटा इसको हम बोलते हैं बुक क्लोजर। क्या बोलते हैं? बुक क्लोजर। ये बात समझ आ गई? याद रहेगा, एक दिन के लिए जो डिपॉजिटरी कर रहा है वो क्या है? रिकॉर्ड डेट। कंपनी जब फिजिकल रजिस्टर बंद करती है 1 से ज्यादा दिन के लिए, वो क्या होता है? बुक क्लोजर। क्लियर है ये बात? दोनों एक ही साथ होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक मेंबर्स हैं उनका नाम वहां से पता चलेगा रिकॉर्ड डेट से, और जो फिजिकल मेंबर है उनका नाम पता चलेगा बुक क्लोजर से। यस और नो? क्लियर है ये बात सबको? एक चीज और सुनिएगा, कंपनी लगातार साल में 30 दिन से ज्यादा, लगातार मतलब कंसेक्यूटिवली लगातार 30 दिन से ज्यादा बुक क्लोजर या रिकॉर्ड डेट नहीं कर सकती। रिकॉर्ड डेट तो खैर होता ही एक दिन के लिए, बुक क्लोजर नहीं कर सकती। और पूरे साल में टोटल मिला के कंपनी 45 डेज से ज्यादा बुक क्लोजर नहीं कर सकती।
तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने दिन रजिस्टर बंद हो सकते हैं? 45 डेज, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। क्लियर है? बुक क्लोजर 45 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता, और रिकॉर्ड डेट कितने दिनों से ज्यादा नहीं हो सकती, और सॉरी बुक क्लोजर लगातार कितने दिनों से ज्यादा नहीं हो सकता? 30 डेज, और पूरे साल में 45 डेज, और रिकॉर्ड डेट तो एक ही दिन के लिए होती है। हाँ या ना? अच्छा, क्या पॉसिबल है कि कंपनी ने एक साल में बोनस शेयर इशू करे हो, इंटरिम डिविडेंड भी दिया हो, डिविडेंड भी दिया हो? हाँ या ना? हो सकता है, और जनरल मीटिंग का नोटिस भी दिया हो। तो इस बार क्या चारों केसेस में एक एक बार रिकॉर्ड डेट आई होगी? बिल्कुल आई होगी। हाँ या ना? समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि जनवरी में हमने इंटरिम डिविडेंड दिया, हम जून में बोनस दे रहे हैं, तो बार बार रिकॉर्ड डेट करनी पड़ेगी ना। जब भी कॉर्पोरेट बेनिफिट दोगे, हर बार कॉर्पोरेट बेनिफिट के लिए मेंबर्स की लिस्ट को फाइनलाइज करोगे, और उससे पहले रिकॉर्ड डेट करनी पड़ेगी। यस और नो? क्लियर है ये बात सबको? अच्छा, एक बार एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा ना, अभी सर कंपनी के ना रजिस्टर्स क्लोज है, कंपनी के रजिस्टर्स क्लोज है। अच्छा, आपको ये बात पता है? पहले इधर सुनिएगा, क्या हमें ये पता है जब हम मंडे को शेयर्स खरीदते हैं तो हमारे नाम पे वो शेयर्स होते हैं वेंसडे को T+2, ये बात हमें पता है। अच्छा, मान लो जो T+2 है, मंडे को शेयर खरीदते हैं, वेंसडे को नाम पे होते हैं, मंडे को शेयर खरीदते हैं, वेंसडे को रिकॉर्ड डेट का टाइम है, तो बताओ आपका नाम कब आएगा रिकॉर्ड में? थर्सडे को। हाँ या ना? एम आई क्लियर विद दिस? समझ आती है कहानी? पक्का? और एक चीज बताओ, कंपनी ने रजिस्टर्स क्लोज कर रखे हैं फिजिकल वाले। क्लियर है? एक बच्चा पूछता है सर कंपनी ने ना फिजिकल रजिस्टर क्लोज कर रखा है, जब कंपनी ने फिजिकल रजिस्टर क्लोज कर रखा है तो क्या ट्रेडिंग होगी सर? फिजिकल शेयर्स की ट्रेडिंग? इधर देखिए, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी ने अपने रजिस्टर्स को क्लोज कर रखा है। कई लोग कहते हैं सर प्राइवेट कंपनी क्यों क्लोज करेगी? प्राइवेट कंपनी के शेयर्स कौन सा ट्रांसफर होते हैं? क्यों भाई? रेस्ट्रिक्शन होती है, प्रोहिबिशन थोड़ी होती है। हो सकता है ना ट्रांसफर हुआ सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। हाँ या ना? मैं क्या लाइन बोल रहा हूं, दोबारा सुनो, सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। हो सकता है ट्रांसफर हुआ, तो कंपनी उसमें भी बुक क्लोजर करती है। सुनिएगा, बच्चा कहता है सर 22 से लेके 25 तारीख तक रजिस्टर्स बंद है। बेटा इधर सुनिए, 22 से लेके 25 तारीख तक रजिस्टर बंद है, बुक क्लोजर है। सर क्या उस दौरान ट्रेडिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन सर रजिस्टर में तो नाम आएगा नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब एक चीज सोचो, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, आप कोई गाड़ी खरीदते हो, क्या सैटरडे संडे में खरीद सकते हो? सेलर बेचने को तैयार है, आप खरीदने को तैयार हो, कोई दिक्कत है? खरीद सकते हो, लेकिन क्या सैटरडे संडे उसकी रजिस्ट्री होती है? तो भाई रजिस्टर बंद है, आज छुट्टी है, रजिस्टर बंद है, लेकिन ट्रेडिंग तो हो सकती है ना। तो इसका मतलब जब बुक क्लोजर चल रहा होता है या रिकॉर्ड डेट चल रहा होता है, उसका ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं होता। क्लियर है ये बात? डन जी। तो मोरल ऑफ द स्टोरीज देख लेते हैं एक बार इसको। टू फाइनलाइज लिस्ट ऑफ मेंबर्स, टू पे कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, बुक क्लोजर और रिकॉर्ड डेट होता है। नोटिस 7 दिन पहले जाएगा, पब्लिक को स्टॉक एक्सचेंज को जाएगा, न्यूज़पेपर में जाएगा, इंग्लिश प्लस वर्नैकुलर। एक फालतू का ज्ञान दूं, कंपनी लॉ में जहां भी आप पढ़ते हो ना, हर जगह होता है इंग्लिश प्लस वर्नैकुलर, इंग्लिश प्लस वर्नैकुलर। जब आप सेबी या शेयर मार्केट पढ़ते हो ना, हर जगह होता है इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज। इसका मतलब सेबी बार बार तीनों में बोलता है, इंग्लिश, हिंदी, लोकल लैंग्वेज, जबकि ये सिर्फ 2 में बोलता है, इंग्लिश प्लस लोकल लैंग्वेज। क्लियर है ये बात? कंपनी लॉ हिंदी बार बार नहीं बोलता, कंपनी लॉ में होता है इंग्लिश प्लस लोकल, जबकि बाकियों में होता है, सेबी में होता है इंग्लिश, हिंदी एंड वर्नैकुलर लैंग्वेज। क्लियर है ये बात? डन। एडवर्टीजमेंट कंपनी अपनी वेबसाइट पर डालेगी, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर डालेगी अगर लिस्टेड है तो, और न्यूज़पेपर में देगी, वही इंग्लिश प्लस वर्नैकुलर। एक दिन किया तो रिकॉर्ड डेट, एक दिन से ज्यादा है तो बुक क्लोजर। लगातार 30 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता, लगातार 30 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन क्या 15-15 दिन के लिए 3 बार हो सकता है? हो सकता है, राइट? क्या 15-15 दिन के लिए 4 बार हो सकता है? नहीं। कॉन्जिक्यूटिवली 30 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता, और टोटालिटी में 45 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है ये बात? श्योर? कोई डाउट इसमें किसी को? नो डाउट? चलें आगे। ठीक है जी। तो अभी तक हम लोगों ने सेक्शन नंबर 91 भी पढ़ लिया। अब यहाँ पर हमारे 2 सेक्शंस रह गए हैं जो थोड़े से लेंदी है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर है जी ये बात? चले बच्चे, एक चीज सुनिएगा, जब हम बात कर रहे थे सेक्शन नंबर 91 की, तो इसमें 3 टाइम आ रहे हैं, टाइम लिमिट 3, 7 डेज, 45 डेज और 30 डेज। क्या तीनों का मतलब क्लियर है? रजिस्टर बंद होने से पहले, चाहे वो रजिस्टर बुक क्लोजर की वजह से बंद हो रहा हो या रिकॉर्ड डेट की वजह से कम कितने दिन पहले लोगों को बताना है? 7 दिन पहले। ये बात समझ आ गई? क्लियर है? और जिस दिन रजिस्टर बंद हुआ, अगर फिजिकली बंद होता है तो ज्यादा से ज्यादा कितने दिन लगातार बंद हो सकता है? 30 दिन, 30 डेज, राइट? और एक साल में कितनी बार बंद हो सकता है? कोई लिमिट नहीं है, 5 बार करो, 6 बार करो। लिमिट क्या है? टोटल नंबर ऑफ बुक क्लोजर के डेट 45 से ज्यादा नहीं हो सकते। हाँ या ना? क्लियर है?
एक कंपनी साल में 6 बार बुक बंद करना चाहती है, कर सकती है, कर सकती है। 8 बार करना चाहती है, कर सकती है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर एक फालतू का ज्ञान देता हूँ, सेबी ने बोल रखा है साल में 6 बार से ज्यादा बुक क्लोजर नहीं होगा। कंपनी लॉ ने यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दे रखी है, राइट। टोटल 45 डेज दे रखे हैं, चाहे आप 5-5 दिन के लिए 9 बार करो, चाहे 3-3 दिन के लिए 15 बार करो, यस और नो। लेकिन सेबी ने बोल रखा है कि बुक क्लोजर जो है वो 6 टाइम से ज्यादा, 6 बार से ज्यादा आप नहीं कर सकते साल में। क्लियर है? एक अमेंडमेंट आई थी लोडर में लास्ट 2019 में, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करी। ठीक है, याद रहेगा। लगातार कंपनी 30 दिन से ज्यादा रजिस्टर बंद नहीं कर सकती, टोटल मिला के एक साल में 45 डेज से ज्यादा बंद नहीं कर सकती। ठीक है जी। और कितने दिन पहले लोगों को बताना है? कम से कम 7 डेज पहले। कैसे बताना है? कहते हैं सर सेबी और कंपनी लॉ 2 बातें बोलता है। जो कंपनी लॉ बोलता है वो बोलता है इंग्लिश प्लस वर्नैक्युलर, सेबी बोलता है इंग्लिश वर्नैक्युलर एंड हिंदी। मैंने आपको बताया ना, तो लिस्टेड कंपनी है तो उसको हिंदी में भी देना पड़ेगा। क्लियर है जी ये बात? चले आगे। अब देखिए, अब यहां पर आता है एनुअल रिटर्न सेक्शन 92। यार ये बात हम सबको समझ आती है कि एनुअल रिटर्न एक पीरियोडिकल रिटर्न है। एनुअल रिटर्न जो है ये MGT 7 होता है और ये ROC को जाता है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। सर आपने एनुअल रिटर्न पहली बार कब सुना था? बेटा मेरी बात को सुनेगा ध्यान से। आप लोगों ने एनुअल रिटर्न वर्ड पहली बार मुझसे कब सुना था? जब आप लोगों ने मुझसे प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन नाम का चैप्टर पढ़ा था। जब आपने मुझसे प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन नाम का चैप्टर पढ़ा, क्या वहां पर आपने मेरे से प्रमोटर की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 69 पढ़ी? जब आपने सेक्शन 2 क्लॉज 69 पढ़ा तो उसमें लिखा था प्रमोटर इज अ पर्सन हु इज नेम्ड एज द प्रमोटर एज सच ईदर इन प्रोस्पेक्टस और एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी। हाँ या ना? तो इसका मतलब वहां पर हमने पहली बार एनुअल रिटर्न का नाम सुना। क्लियर है जी ये बात? एनुअल रिटर्न मतलब जिस दिन कंपनी की एजीएम होगी उस दिन से, जिस दिन एजीएम होगी वहां से 60 डेज में ROC को रिटर्न जाएगी, दैट इज MGT 7। क्लियर है ये बात? अब इधर देखिए ध्यान से, क्या यहां तक आते आते हमको 7 फॉर्म MGT 1 से लेकर 7 तक याद हो गए? 1 कौन सा है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। 2 कौन सा है? डिबेंचर होल्डर्स या अदर सिक्योरिटी होल्डर्स का रजिस्टर। 3 कौन सा है? फॉरेन रजिस्टर। नहीं, फॉरेन रजिस्टर कहाँ रखा? उसकी इंटीमेशन द्वारा। 4 कौन सा है? जो रजिस्टर्ड होल्डर मतलब अंबानी देगा। 5 कौन सा है? जो बेनिफिट होल्डर मतलब रिलायंस देगी। 6 कौन सा है? जो इन्वेस्टिंग कंपनी जो होली और सब्सिडरी है वो दे रही है। किसको? ROC। क्लियर है ये बात? 7 कौन सा हो गया? एनुअल रिटर्न। क्लियर है? अच्छा आप सुनिएगा बड़े ध्यान से बेटा इधर। अब देखो कोई भी रिटर्न होती है, यहां एनुअल रिटर्न की बात करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन दिमाग में आते हैं सुनिए। कौन देगा? किसको देगा? कब देगा? कैसे देगा? कितने दिन में देगा? यही तो आते हैं। कौन देगा, कब देगा, किसको देगा, कैसे देगा, कितने दिन में देगा और उसमें क्या क्या बातें लिखी होगी। हाँ या ना? देखिए कौन देगा? कंपनी देगी। किसको देगी? ROC को देगी। कितने दिनों में देगी? विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ AGM देगी। तो ये 3 बातें तो समझ आ गई। कैसे देगी? MGT 7 के फॉर्मेट में देगी। 4 बातें समझ आ गई। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, सुनिए सर ये जो MGT 7 होता है एनुअल रिटर्न का, इसको कोई साइन वाइन भी तो करके देगा, ऐसा थोड़ी खाली भर दिया। हाँ या ना? यस और नो? कहता है सर MGT 7 ऑनलाइन जाता है, कोई किसी के तो डिजिटल सिग्नेचर लगते होंगे। कहता किसके लगते हैं? सुनिए इधर देखिएगा ध्यान से। कहता सर साइन कौन करता है इसको? कहता सर अगर OPC है, 1% कंपनी है, स्मॉल कंपनी है या स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है। क्लियर है जी ये बात? याद रहेगा? OPC, स्मॉल कंपनी या स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी। तो कहता है या कंपनी का डायरेक्टर या CS, दोनों में से किसी से भी करा लो, या कंपनी का डायरेक्टर या CS। अब आप सुनो, OPC में CS तो होता नहीं यार, छोटी कंपनी होती है। इसका मतलब जनरली कौन करता होगा? डायरेक्टर करता होगा। हाँ या ना? यस और नो? ठीक है जी। लेकिन कहता है अच्छा अगर OPC या स्टार्टअप या स्मॉल कंपनी नहीं है, तो हम सबने ये पढ़ा हुआ है, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन भी दी होती है और OPC की भी डेफिनेशन दे रखी है। याद आ रहा है आपको? हाँ या ना? स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? सेक्शन 2 क्लॉज 85 में है। OPC की सेक्शन 2 क्लॉज 62 में है। एसोसिएट की सेक्शन 2 क्लॉज 6 में होती है। होल्डिंग की सेक्शन 2 क्लॉज 46 होती है। सब्सिडरी की सेक्शन 2 क्लॉज 87 होती है। मैं याद करूंगा, मेरा एग्जाम है। क्या कर रहे हो? IFSC कंपनी की डेफिनेशन भाई साहब कोई सेक्शन 2 में दी ही नहीं गई थी, ये तो बाद में ऐड ऑन किया गया था। हाँ या ना? यस और नो? देखिए इधर ध्यान से, अगर OPC है, स्मॉल कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है तो डायरेक्टर या CS साइन करेगा, जिसमें जनरली डायरेक्टर होता है। कहता है इसके अलावा कोई कंपनी नॉर्मल है अदर देन दिस है तो कहता है डायरेक्टर प्लस CS एंड है और नहीं है। पहले वाले में डायरेक्टर और CS, दूसरे में डायरेक्टर एंड CS। और कहता है अगर कंपनी में CS नहीं है तो हो सकता है ये 5 करोड़ पेड अप कैपिटल वाली कंपनी
ना हो, उससे छोटी कंपनी हो तो सीएस तो होगा नहीं। फिर कहता है डायरेक्टर प्लस पीसीएस करेगा, लेकिन करेगा तो जरूर। इसका मतलब छोटी कंपनीज में क्या है, डायरेक्टर या सीएस, बड़ी कंपनीज में क्या है, डायरेक्टर एंड सीएस, और अगर इतनी भी बड़ी नहीं है तो सीएस नहीं है तो पीसीएस से कराओ, प्रैक्टिसिंग सीएस से। ठीक है जी, डन। अच्छा सर एक चीज बताइए, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बात करते हैं कि कंपनी छोटी है, सीएस नहीं है उसमें, तो डायरेक्टर एंड पीसीएस है, भाई वैसे भी ये फॉर्म जो है वो पीसीएस ही भरता है, कंपनी थोड़ी भरती है, आता कहाँ उसको भरना। कंपनी में सीएस है नहीं तो सारा काम किसको डेलीगेट करती होगी, वो कोई आउटसोर्स करती होगी किसी पीसीएस को, वही साइन करके देगा, हाँ या ना, वही तो आरओसी को फाइल करेगा। और एक चीज और कहता है, जो बड़ी कंपनी है, बेटा इधर सुनिएगा, कहता है जो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी मतलब लिस्टेड कंपनी है, या कहता है कोई ऐसी कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या टर्नओवर 50 करोड़ रुपए हो, चाहे वो पब्लिक है या प्राइवेट है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, इधर लिस्टेड कंपनी है या ऐसी कंपनी है जो पब्लिक प्राइवेट कोई भी हो, लेकिन पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या टर्नओवर 50 करोड़ हो, क्लियर है ये बात। तो कहता है उस कंपनी में डायरेक्टर भी साइन करेगा, सीएस भी साइन करेगा, क्योंकि पेड अप 10 करोड़ है या टर्नओवर 50 करोड़ है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें सीएस तो होगा, डायरेक्टर भी साइन करेगा, सीएस भी करेगा, साथ में कहता है पीसीएस भी अलग से सर्टिफिकेट देगा, साइन नहीं करेगा, पीसीएस अलग से एक सर्टिफिकेशन देगा कि इसमें जो कुछ लिखा सही लिखा, मैंने चेक कर लिया, वो सर्टिफिकेशन देगा एमजीटी 8 के अंदर। किस फॉर्मेट में देगा, एमजीटी 8। देखिए डायरेक्टर प्लस सीएस प्लस पीसीएस एमजीटी 8 के अंदर। इन शॉर्ट इधर सुनो, इधर इधर इधर, पहली केस की कंपनी में डायरेक्टर और सीएस, दूसरे में डायरेक्टर एंड सीएस, सीएस नहीं है तो पीसीएस, तीसरे में डायरेक्टर एंड सीएस एंड पीसीएस, पीएससीएस साइन कर रहा है, सर्टिफिकेशन दे रहा है अलग से, सर्टिफिकेशन वो किसमें है, एमजीटी 8 में है। क्लियर है ये बात, हमें पक्का याद रहेगी कहानी सबको, हो गया जी। अब सुनिए, हमें ये बात तो समझ आ गई, इधर देखिए, क्या हमें ये और ये दो बातें समझ आ गई। देखो साइन वाली बात याद हो गई, स्मॉल कंपनी है, ओपीसी है या स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा बताओ, डायरेक्टर और सीएस। सेकंड केस में डायरेक्टर एंड सीएस, सीएस नहीं है तो पीसीएस। थर्ड केस में डायरेक्टर, सीएस, पीसीएस, एमजीटी 8 में तीनों मैंडेटरी है, राइट। अच्छा ये कौन सी कंपनी के लिए सीएस पीसीएस वाली बात, या लिस्टेड या कोई भी कंपनी प्राइवेट हो या पब्लिक हो, लेकिन कंडीशन क्या है, पेड अप कैपिटल जो है वो 10 करोड़ हो एंड या टर्नओवर 50 करोड़। क्लियर है ये बात, चले आगे। अच्छा मेरी बात सुनेगा ध्यान से इधर, ऑल ऑफ यू, ये भी समझ आ गया। ये देखो एनुअल रिटर्न क्या है, कंपनी एक रिटर्न फाइल करती है एमजीटी 7 में आरओसी को विद इन 60 डेज ऑफ एजीएम, सिंपल सी बात है। अब अच्छा इधर सुनिएगा बेटा, अब आते हैं कंटेंट्स, डिटेल्स कह लो या कंटेंट्स कह लो, कि सर एनुअल रिटर्न में कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, यही कह रहा है ना, एनुअल रिटर्न में कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, ये उसकी बात कर रहा है, राइट। देखिए क्या कह रहा है बेटा इधर, मतलब एनुअल रिटर्न में क्या क्या लिखा होगा, ठीक है। देखिए कहता है रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल होगी कंपनी के, एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी की डिटेल होगी, कंपनी में कितना कर्जा है, कितना इंडेटनेस है, उसकी डिटेल होगी। ये बात समझ आई, रजिस्टर्ड ऑफिस, एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड इंडेटनेस। शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है कि किसका शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है, किस प्रमोटर के पास कितने शेयर्स हैं, तो प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है, कितने शेयर्स प्रमोटर्स के पास है, कितने पब्लिक के पास है, मतलब प्रमोटर एंड नॉन प्रमोटर शेयर होल्डिंग या प्रमोटर एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग। समझ आ गई ये बात, क्लियर है। पब्लिक में भी कितने शेयर्स एनएसडीएल के थ्रू ट्रेड हो रहे हैं, कितने सीडीएसएल के थ्रू हो रहे हैं, तो वो सारी डिटेल इसमें होती है। क्लियर है बच्चे, ये बात याद रहेगा। डायरेक्टर, प्रमोटर एंड केएमपी की डिटेल, अब ये सुनिएगा ध्यान से, ये बड़ी अच्छी चीज है। डायरेक्टर, प्रमोटर एंड केएमपी की डिटेल तो होती है, मतलब पर्सनल डिटेल्स इनकी होती है, कौन डायरेक्टर है, कौन केएमपी है, कौन प्रमोटर है। यही तो पॉइंट था वो वाला प्रमोटर की डेफिनेशन वाला, अ पर्सन हु इज नेम्ड एज अ प्रमोटर इन एनुअल रिटर्न। अगर उसने पूछा कि डायरेक्टर के नाम लिखो, प्रमोटर के लिखो और केएमपी के लिखो, और अगर आपने उसमें प्रमोटर में नाम लिख दिया तो फिर तो वो बंदा प्रमोटर माना जाएगा। क्लियर है, क्योंकि उसका नाम एज अ प्रमोटर मेंशन किया हुआ है अपने एनुअल रिटर्न में। ये बात समझ आई, जवाब दो। अच्छा कहता है ये तो ये देखिएगा, ये एक अलग पॉइंट है और रेम्यूनरेशन का एक अलग पॉइंट है, ये दो पॉइंट्स हैं। डायरेक्टर, केएमपी और प्रमोटर का नाम लिखना है, डिटेल्स लिखनी है, वो अलग है, प्लस उनकी रेम्यूनरेशन भी लिखनी है। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ दो अलग अलग बातें हो जाती है। पब्लिक कंपनी है और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस है। प्राइवेट कंपनी है तो ये बता दो इन सबको मिला के एग्रीगेट कितनी रेम्यूनरेशन दी। प्राइवेट कंपनी है तो एग्रीगेट रेम्यूनरेशन बता दो, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है अलग अलग बताओ इंडिविजुअली किस किस को कितनी थी। क्लियर है ये बात। देखिए पब्लिक कंपनी है तो इंडिविजुअली रेम्यूनरेशन बताओ, प्राइवेट कंपनी है तो एग्रीगेट टोटल अमाउंट बता दो, बात खत्म हो जाएगी। यस और नो, क्लियर है ये बात।
ये 3 पॉइंट हो गए एक तरीके से। लास्ट वाला जो है ये अपने आप में कितने पॉइंट हो गए? 3। पहली बात डायरेक्टर, केएमपी और प्रमोटर्स का नाम और डिटेल जाएगी, ठीक है जी। दूसरी बात इसके अलावा इनकी रेम्यूनरेशन की डिटेल जाएगी। रेम्यूनरेशन में 2 बातें क्या होंगी, प्राइवेट कंपनी है तो टोटल एग्रीगेट कितनी दी है सबको मिला के, और अगर पब्लिक कंपनी है तो इंडिविजुअली बताओ किस किस को कितनी दी है। आया ना, क्लियर है ये बात। आगे देखो, कहता है क्लास मीटिंग कितनी हुई है। क्लास मीटिंग आपको पता होना चाहिए जब पर्टिकुलर क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स की, या देखो जब खाली डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग हो रही है, जब खाली इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो रही है, खाली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो रही है, इसको क्या बोलते हैं? क्लास मीटिंग। खाली क्रेडिटर्स की भी होती है, उसको भी क्लास मीटिंग बोलते हैं। कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना काम आगे असाइन कर देते हैं टू कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी लॉ में 3 कमिटीज के बारे में पढ़ाया जाता है, याद आ रहा है? ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी एंड एसआरसी। एसआरसी मतलब स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूँ, सुन लो। स्पेशली अगर सीए के बच्चों को नहीं पता होगा क्योंकि वो पढ़ते नहीं है ये वाले सेक्शन, लेकिन अगर उनमें से कोई दोनों मॉड्यूल दे रहा है तो ऑडिट में तो ऑडिट कमिटी सुना होगा। देखिए सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। सेक्शन 177 होता है जो बोलता है ऑडिट कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स। सेक्शन 178 होता है जो बोलता है एनआरसी नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी, एंड एसआरसी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। ये 3 कमिटीज होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, मान लो कंपनी में 15 डायरेक्टर है। अब क्या हर छोटे काम के लिए 15 डायरेक्टर्स को बुलाना फिजिबल है? नहीं है। तो वो क्या करते हैं, 15 डायरेक्टर्स को सब डिवाइड कर देते हैं। तुम 3 इस कमेटी में हो, तुम 3 इस कमेटी में हो, तुम 3 इस कमेटी में हो। तो वो सब कौन हो गए? जो हमने डिवाइड कर दिए 2-2, 3-3, वो 4-4, वो सब क्या हो गई? कमिटीज ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर है ये बात? समझ आती है कहानी? कुछ कमिटीज है जो मैंडेटरी होती है बनाना, कुछ कमिटीज है जो ऑप्शनल होती है बनाना। क्लियर है ये बात? क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि कंपनी अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स देती है? स्वेट इक्विटी की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्वेट इक्विटी शेयर्स जो झंडे गाड़े उसको दिए, वो नहीं कह रहा। सेक्शन 54 की बात नहीं कर रहा। क्या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन सुना है? क्या एम्प्लॉय स्टॉक परचेज सुना है? क्या ये दोनों के दोनों सेक्शन 62 में आते हैं? हाँ या ना? याद करो इधर ध्यान से। जब कंपनी पब्लिक को शेयर्स देती है साथ में एम्प्लॉइज को दे देती है, उसको बोलता है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। जब एम्प्लॉइज को देती है, खाली पब्लिक को नहीं देती, उसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ये बात पता है? पढ़ा हुआ है हम लोगों ने शेयर कैपिटल में। सुनिए, कंपनी एम्प्लॉइज को शेयर दे रही है 100 रुपए का, हाँ पब्लिक को दे रही है 100 रुपए का, एम्प्लॉय को दे रही है 95 का। कोई दिक्कत? पता चल रहा है कि हम पब्लिक इशू ला रहे हैं तो एम्प्लॉइज के लिए रिजर्व किया हमने 5% डिस्काउंट पे, पता चल रहा है? तो यहाँ पर प्राइस कैसे आ रहा है पता चल रहा है? पब्लिक के इशू का, इशू प्राइस का 5% डिस्काउंट। लेकिन जब कंपनी ESOS देती है, इसका मतलब है खाली एम्प्लॉइज को दे रही है, पब्लिक को तो दे नहीं रही, तब किस प्राइस पे देगी? उसके लिए फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, कुछ आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि आपने प्राइस कैसे डिसाइड किया, यस और नो। उसके लिए कहता है कॉम्पनसेशन कमेटी बनाई जाती है। तो इसका मतलब एक बार एक क्वेश्चन आया था सीए फाइनल में और CS इंटर में, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कॉम्पनसेशन कमेटी मैंडेटरी होती है कंपनी के लिए? भाई अगर कंपनी ESOS दे रही है फिर तो बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि लॉ में क्या लिखा है? अगर कंपनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम देती है तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के लिए कंपनी ने कैसे शेयर प्राइस डिसाइड किया, क्या फॉर्मूला यूज किया, उसको फॉर्मूला को किससे अप्रूव कराना पड़ता है? कॉम्पनसेशन कमेटी से। इसका मतलब बनाओगे तो अप्रूव कराओगे ना। इसका मतलब अगर ESOS नहीं दे रहे तो कॉम्पनसेशन कमेटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर ESOS दे रहे हो तो कॉम्पनसेशन कमेटी की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? पक्का? तो ये सारी कमिटीज होती है। इसके अलावा देखो, क्या पूरे फाइनेंशियल ईयर में, अब आप सुनो, क्या एनुअल रिटर्न जो है, सुनिएगा, क्या एनुअल रिटर्न जो है वो उसमें सारी बातें होती है एक साल से रिलेटेड, फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड। बेटा इधर सुनिए, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 को फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ। कंपनी ने जुलाई में AGM कर ली और ROC को ये रिटर्न फाइल कर रही है। जब कंपनी ROC को ये रिटर्न फाइल कर रही है, क्या वो एक साल का सारा डाटा दे रही है? अप्रैल से मार्च का दे रही है, तो उस अप्रैल से मार्च के बीच में क्या आप पे कोई पेनल्टी तो नहीं लगी? क्या ROC ने या कंपनी लॉ में कोई पेनल्टी तो नहीं लगी आप पे? क्लियर है ये बात आपको? या शेयर्स हेल्ड बाय FPI आप जानते हो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, बाहर के लोगों ने क्या आपकी कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं? आपको FDI और FPI में फर्क पता है? डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट? सुनिएगा इधर, मेरी कंपनी है, रिलायंस का एग्जाम्पल लेते हैं। रिलायंस है, रिलायंस कंपनी के शेयर्स बाहर के लोगों ने ग्रुप बनाया और शेयर मार्केट से खरीद लिए। आई रिपीट, बाहर के लोगों ने ग्रुप बनाया और रिलायंस कंपनी के शेयर सेकेंडरी मार्केट से, शेयर मार्केट से खरीद लिए। क्लियर है? इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और वो कौन हुए? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। क्लियर है ये बात?
रिलायंस को पैसों की जरूरत है क्योंकि उसे एक नया प्लांट लगाना है, उसके चक्कर में बाहर के लोगों से पैसा लिया और शेयर इशू करके वो पैसा नया प्लांट लगाने में लगा दिया। अब यहाँ पर जो बाहर के लोगों ने इन्वेस्ट किया वो शेयर मार्केट में क्या है, सीधा कंपनी को दिया, कंपनी को दिया। और क्या इससे सीधा इंप्लॉयमेंट और जीडीपी पे इफेक्ट आएगा? तो ये बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा ये बात। कई लोग पता क्या कहते हैं, कई लोगों को यही नहीं पता होता कि बाहर से जो पैसा आ रहा है वो एफडीआई में डालना है कि एफपीआई में डालना है। एफडीआई में कब आएगा? जब वो सीधा कंपनी के पास जा रहा है, प्राइमरी इशू हो रहा है या प्राइमरी मार्केट है। क्लियर है? जब सेकेंडरी मार्केट से ले रहे हो तो वो एफडीआई नहीं होगा, वो क्या होगा? एफपीआई। क्लियर है? समझ आ गई कहानी? तो यहाँ एफडीआई की बात पूछ रहा है, एफपीआई की पूछ रहा है, एफपीआई की। क्लियर है बच्चे? चले आगे। तो यहाँ पर अच्छा एक चीज और सुनिएगा आप ध्यान से, एक बड़े मजेदार बात है, सुनिएगा बेटा इधर प्लीज ऑल ऑफ यू। एक बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पर सुनना। एनुअल रिटर्न आरओसी को जाती है एजीएम के बाद, ये बात पता चल गई। एनुअल रिटर्न और एनुअल अकाउंट्स अलग अलग होते हैं, ये बात क्लियर है। एनुअल अकाउंट्स एओसी 4 होता है और एनुअल रिटर्न एमजीटी 7। ठीक है? एक और वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, एनुअल रिपोर्ट। वो पता क्या होती है? एनुअल रिपोर्ट पता है हम सबको? एनुअल रिपोर्ट वो बुकलेट होती है जो कंपनी अपने मेंबर्स को भेजती है एजीएम से पहले। हाँ या ना? याद आ रहा है? एजीएम से पहले मेंबर्स के घर पे बुकलेट जाती है जिसमें बैलेंस शीट, पीएनएल, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, प्रॉक्सी फॉर्म, सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, क्या ये सारी चीजें होती हैं? क्या बोर्ड रिपोर्ट का सेक्शन 134 सब सेक्शन 3 रिवाइज किया कभी हमने? पढ़ा हुआ है? बोर्ड रिपोर्ट बनाई जाती है, हाँ या ना? कहता है ये सारी रिपोर्ट्स की बुकलेट बन के शेयर होल्डर के घर पे जाती है। यस और नो? कहता है जो शेयर होल्डर के घर पे बुकलेट जाती है उसको हम एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं, हाँ या ना? अब मेरी बात सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, ये बताओ मेरे को, एनुअल रिपोर्ट जो है वो शेयर होल्डर्स को कब जाती है? एजीएम के बाद या एजीएम से पहले? सोच के जवाब दो। एनुअल रिटर्न आरओसी को कब जाती है? एनुअल रिटर्न आरओसी को कब जाती है? एजीएम के बाद। एनुअल रिपोर्ट मेंबर्स को कब जाती है? एजीएम से पहले। ये बात तो क्लियर है। कहता है वो जो एनुअल रिपोर्ट जाती है क्या उसके अंदर बोर्ड रिपोर्ट भी होती है? होती है। कहता है उस बोर्ड रिपोर्ट के अंदर कंपनी को क्या करना पड़ेगा? एक वेबसाइट का लिंक देना पड़ेगा। सुन लो ध्यान से, दोबारा सुन लो। एजीएम हुई 30 सितंबर मान लेते हैं, 30 सितंबर को एजीएम हुई, तो उसके बाद 30 नवंबर तक, 30 नवंबर नहीं हो गया आपका, हो गया 29 नवंबर। 60 दिन है ना, 31 दिन अक्टूबर के। दोबारा सुन लो प्लीज, इधर उधर मत देखो, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। 30 सितंबर को एजीएम हुई, वहां से 60 दिनों में ये वाला फॉर्म आरओसी को जाएगा, एनुअल रिटर्न एमजीटी 7। 60 दिन मतलब कहां तक जाएंगे? 31 डेज अक्टूबर के एंड 29 डेज नवंबर के, तो 29 नवंबर तक चला जाना चाहिए, हाँ या ना? तो ये तो एजीएम के बाद जाता है। अब हम बात करते हैं एजीएम से पहले। 30 सितंबर को एजीएम हुई, क्या मान लो 1 सितंबर को नोटिस गया होगा? नोटिस जाता है 21 क्लियर डेज पहले, हमने 1 सितंबर को दे दिया, गलत तो नहीं किया? क्या उस जो नोटिस गया होगा क्या वो पूरी एनुअल रिपोर्ट गई होगी? क्या उस एनुअल रिपोर्ट में बोर्ड रिपोर्ट भी होगी? उस बोर्ड रिपोर्ट में कहता है आपको एक वेबसाइट का लिंक देना पड़ेगा। कहता वो लिंक क्या होगा? कहता वो लिंक होगा एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एनुअल रिटर्न का। क्या होगा? एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एनुअल रिटर्न, मतलब वो रिटर्न, एनुअल रिटर्न जो आप आरओसी को एजीएम के बाद देने वाले हो, उसके कुछ एक्सट्रैक्ट का एक फॉर्मेट है जो एमजीटी 9 में होता है। किसमें होता है? एमजीटी 9 में होता है। क्लियर है? कहता है एमजीटी 9 जो दिया हुआ है उसमें जो एक्सट्रैक्ट्स का फॉर्मेट दिया हुआ है वो वाले फॉर्मेट में आप एक्सट्रैक्ट्स मेंटेन करोगे। एक्सट्रैक्ट्स मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, समरी, हाँ या ना? और कहता है वो अपनी वेबसाइट पे डालोगे। कंपनी कहां डालेगी? अपनी वेबसाइट पे डालेगी, और कहता है उसका लिंक बोर्ड रिपोर्ट में देगी। समझ आ गई बात? क्लियर है? पहले क्या होता था? पहले लॉ ये कहता था जब आप शेयर होल्डर्स के घरों पे एनुअल रिपोर्ट दे रहे हो तो उसमें बोर्ड रिपोर्ट भी गई, बोर्ड रिपोर्ट में पूरा एमजीटी 9 छाप के दो। एमजीटी 7 किसका है? एनुअल रिटर्न टू आरओसी। एमजीटी 9 किसका है? एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न टू मेंबर्स। समझ आ रही है बात? पहले क्या होता था? उस बोर्ड रिपोर्ट में पूरा एमजीटी 9 छाप के दो। अब रूल क्या चेंज हो गया? भाई क्यों खामखा कागज वेस्ट करते हो? एक काम करो, वहां पर सिर्फ लिंक प्रिंट कर दो, हाँ या ना? क्लियर है? और वैसे भी आजकल एनुअल रिपोर्ट ऑनलाइन जाती है, मेल वगैरह के थ्रू जाती है, तो वहां पर लिंक कर दो। वो लिंक जैसे ही बनता है वो होता है ना, HTML लिंक होता है या URL होता है, जैसे ही आप उसको लिंक को क्लिक कर दोगे तो सीधा आपको वो लिंक कहां ट्रैक कर देगा? कंपनी की वेबसाइट पे ट्रैक कर देगा, हाँ या ना? क्लियर है? और फिर कहता है वहां पर जाके आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके उसको देख सकते हो। डन? तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, क्या एनुअल रिटर्न आरओसी को जाती है? जाती है। कब जाती है? एजीएम के 60 दिनों में।
क्या एनुअल रिटर्न के एक्सट्रैक्ट मेंबर्स को जाते हैं? जाते हैं। कब जाते हैं? एनुअल रिपोर्ट में जो बुक रेट होती है उसके अंदर जाते हैं। क्या उसके अंदर प्रिंटेड होते हैं? नहीं सर, उसके अंदर सिर्फ लिंक होता है। वो लिंक जो है वो लिंक किस चीज का होता है? वेब लिंक होता है। मतलब कंपनी अपने वेबसाइट पे एक्सट्रैक्ट डालेगी और उसका लिंक कहां पब्लिश कर देगी? अपनी एनुअल रिपोर्ट में, जो उसके अंदर जो बोर्ड रिपोर्ट है। यस और नो? क्लियर है बच्चे? तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एनुअल रिटर्न ऑन वेबसाइट एंड लिंक ऑफ सच इन इट्स बोर्ड रिपोर्ट। हाँ या ना? क्लियर है जी? और कहता है सर ये वाली जो रिक्वायरमेंट है ये आईएफएससी कंपनीज के लिए नहीं है। क्लियर है जी? ये वाली रिक्वायरमेंट इज नॉट मेंट फॉर आईएफएससी कंपनीज, मतलब उन्हें एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न या उसका लिंक वगैरह वेबसाइट में डाल के बोर्ड रिपोर्ट में डालने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये बात? क्या ये पूरा क्वेश्चन याद हो गया? पहली बात, रिटर्न है कौन देगा? कंपनी देगी, आरओसी को देगी, 60 डेज ऑफ एजीएम में देगी। ठीक है जी? सर इसको कौन साइन करेगा? पहले केस में डायरेक्टर और सीएस, दूसरे केस में डायरेक्टर एंड सीएस, सीएस नहीं है तो पीसीएस, तीसरे में डायरेक्टर एंड सीएस एंड पीसीएस, पीसीएस करेगा एमजीटी 8 में सर्टिफिकेशन। डन। सर पर्टिकुलर्स में सारी बातें समझ आ गई। मेन बात कौन सी थी कि मेंबर्स को कैसे जाएगी ये? मेंबर्स में मेन बात कौन सी थी कि सर मेंबर्स को इसके एक्सट्रैक्ट जाते हैं, वो भी पब्लिश होकर नहीं जाते हैं, वो कंपनी अपनी वेबसाइट पे डाल देगी और उसका लिंक जो है वो बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डाल देगी। और बोर्ड रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट का पार्ट है, वो मेंबर्स के घरों पे जाएगी, तो वहां पर वो लिंक को क्लिक करेंगे तो सीधा वो कहाँ चले जाएंगे? वेबसाइट पे चले जाएंगे। हाँ या ना? यस और नो? और अगर वो फिजिकल कॉपी आई है तो उस लिंक को आप टाइप कर दो अपने गूगल वगैरह पे, सीधा खुल जाएगा। यस और नो? अच्छा इधर सुनिएगा ध्यान से एक बात और, रेम्यूनरेशन वाली बात क्लियर हो गई। पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी दोनों रेम्यूनरेशन दिखाएगी, किसको? डायरेक्टर को, प्रमोटर्स को एंड केएमपीएस को। क्लियर है जी? लेकिन पब्लिक कंपनी एक एक बंदे की डिटेल दिखाएगी और प्राइवेट कंपनी एग्रीगेट। क्लियर है बच्चे? ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, पूरी आज तक की अमेंडेड बातें बता रहा हूँ। क्लियर है? पहले ये वाला रूल नहीं था कि प्राइवेट में एग्रीगेट बताओ, पहले था सबको बतानी पड़ेगी, ये बाद में अमेंडमेंट आई। पहले ये वाला रूल भी नहीं था कि लिंक दो, पहले था उसको एक्सट्रैक्ट को छाप के प्रिंट करके दो। तो जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये लेटेस्ट अमेंडेड है। एक चीज और, मेरे से ना एक बार एक बच्चे ने पूछा, कहता है अमित सर एक बात बताओ, हम जब भी लॉ पढ़ते हैं हर जगह पे ना एग्जम्पशंस आती है कि ये एग्जम्पशन ओपीसी को है, ये एग्जम्पशन स्मॉल कंपनी को है, और वहां पे ना हर जगह डॉर्मेंट कंपनी भी लिखा होता है। लेकिन अमित सर यहाँ पर जब आज आपने पढ़ाई तो आपने यहाँ पर बता दिया ओपीसी स्मॉल और प्राइवेट स्टार्टअप। सर डॉर्मेंट तो बताया ही नहीं आपने यहाँ पे। जनरल एक हमारे माइंड में क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है कि जहाँ ओपीसी स्मॉल आएगी, स्टार्टअप आएगी, वहां पे डॉर्मेंट कंपनी भी आ जाती है, होता है ये बेनिफिट। सर यहाँ पर तो आपने डॉर्मेंट को नाम ही नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? ओ भाई साहब डॉर्मेंट कंपनी तो वैसे भी ये वाली रिटर्न फाइल नहीं करती, डॉर्मेंट कंपनी को याद करो MSc 3 देनी पड़ती है। अगर आपने मेरे से काइंड्स ऑफ कंपनीज पढ़ा हो, उसके अंदर भी मैं डॉर्मेंट कंपनी पढ़ाता हूँ और अलग से भी पढ़ाता हूँ। तो उसके अंदर मैं पढ़ाता हूँ कि जो डॉर्मेंट कंपनी है, सुनिएगा ध्यान से, उसको हम स्लीपिंग कंपनी बोलते हैं। और जो डॉर्मेंट कंपनी होती है वो MSc 1 में अप्लाई करती है ROC को कि मेरे को इनएक्टिव का स्टेटस दे दो, और ROC MSc 2 में दे देता है। याद आ रहा है कुछ? और MSc 3 जो होता है वो क्या होता है? एनुअल रिटर्न बाय डॉर्मेंट कंपनी। आई मीन जिसको नहीं पता मैं उसके लिए बता रहा हूँ, सुन लो। नॉर्मल कंपनी जो होती है वो MGT 7 में एनुअल रिटर्न देती है, जो डॉर्मेंट कंपनी होती है, स्लीपिंग कंपनी होती है, वो हमेशा MSc 3 में देती है। याद रहेगा, नॉर्मल कंपनी का क्या है? MGT 7, और डॉर्मेंट कंपनी का क्या है? MSc 3। क्लियर है जी ये बात? इसीलिए यहाँ पर डॉर्मेंट कंपनी का नाम नहीं दिया, क्योंकि डॉर्मेंट कंपनी स्लीपिंग कंपनी होती है, वो काम ही नहीं कर रही होती, तो इसलिए उसकी एनुअल रिटर्न का फॉर्मेट अलग है। क्लियर है ये बात? धन जी चले आगे बेटा। अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेक्शन 90। सेक्शन 90 के बाद अगर हम बात करें तो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज हमने 88 पढ़ लिया रजिस्टर वाला, 89 FGT 456 वाला, 90 अब हम पढ़ने लगे हैं, 91 हमने पढ़ लिया, 92 एनुअल रिटर्न वाला पढ़ लिया, 93 डिलीट हो चुका है, 94 हमने पढ़ लिया प्लेस वाला, 91 था क्लोजर, 94 था प्लेस, और 95 था एविडेंस वाला। राइट? अब ये सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन नंबर 90 बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने जब इसको मेन लेक्चर में पढ़ाया था आपको, तो मैंने 2 घंटे 20 मिनट से ऊपर लिया था इसके लिए, 2.5 घंटे के आसपास का ये लेक्चर था। सर इतना बड़ा सेक्शन क्या था ये? आपको मैंने चैप्टर शुरू होते आज भी बताया था कि सेक्शन 90 पहले 3 पेजेस का, 3 लाइनों का होता था, जो अब तकरीबन 20-22 पेजेस में कन्वर्ट हो चुका है विद रूल्स। हालांकि हमारे कोर्स में इतना डिटेल में नहीं है, कम है, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर अप कर दी है, मैंने उसको समराइज कर दिया पूरा। मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। इसमें 12 सबसेक्शंस हैं, 12 सबसेक्शंस हैं और रूल्स हैं। रूल्स में 2 एक्सप्लेनेशन है, उन 2 के अंदर 4-4 एक्सप्लेनेशन है।
तो अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है ये, इसका नाम है SBO, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप। जब ये टॉपिक आया था तो हाहाकार मच गया था, क्योंकि इस टॉपिक में कुछ एम्बिग्विटीज थी जिसको अभी तक क्लियर नहीं किया गया। क्लियर है ये बात? हालांकि ये बहुत अच्छा सेक्शन है, क्या बोलता है सुनिएगा। ये आपको इतना तो पता चल गया ना कि कोई भी एक्ट या कोई भी सेक्शन नया आता है तो वो स्केलेटन अप्रोच पे बना होता है, तो भाई साहब उसमें रूल्स साथ में आते हैं। जब तक रूल्स नहीं आएंगे तब तक वो सेक्शन इफेक्टिव नहीं होगा। यस और नो? तो ये सेक्शन जो है ये 13 जून 2018 को इफेक्टिव हुआ। तो 13 जून 2018 से इफेक्टिव हुआ, मतलब उसके पहले रूल्स बन गए होंगे, मतलब 13 जून को ही रूल्स इफेक्टिव हुए और 13 जून को ही सेक्शन इफेक्टिव हो गया। ये बात समझ आ गई? हाँ या ना? अब सुनिएगा ध्यान से, ये सेक्शन क्या बोलता है। कहता जी अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो, सुनिएगा, अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो तो क्या रजिस्टर में आपका नाम होता है कंपनी के, या डिपॉजिटरी के बाद आपका नाम होता है, और क्या डिविडेंड वगैरह वो सब भी आप ही को मिलता है? हाँ जी, वो सब भी हमको ही मिलता है। हाँ या ना? क्लियर है? मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं रजिस्टर्ड होल्डर भी होता हूँ और मैं बेनिफिशियल ओनर भी होता हूँ? हाँ या ना? मतलब कंपनी डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में भी मेरा नाम है और डिविडेंड भी मेरे को ही मिल रहा है। यस और नो? जवाब दो। लेकिन कहता है भाई साहब अगर कभी ऐसा हो, सुनिएगा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने अपने ड्राइवर को, सुनिएगा, क्या पॉसिबल है कि मैंने अपने शॉफर को बोला कि तू रिलायंस के शेयर्स खरीद, और शॉफर है, ड्राइवर है, उसको पैसे मैंने दिए, उसने रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए, डिविडेंड उसके अकाउंट में आ रहा है, उसके अकाउंट से मैं ले लेता हूँ? हाँ या ना? पॉसिबल है? क्यों कर लेता हूँ ऐसा? ताकि यार मेरे को टैक्स वैक्स ना देना पड़े। यस और नो? अवॉइड कर रहा हूँ, चोरी चकारी कर रहा हूँ। अल्टीमेटली मालिक मैं हूँ उनका, लेकिन नाम तो किसके है? ड्राइवर के नाम पे है, शॉफर के नाम पे है। क्या ये एक तरीके से बेनामी प्रॉपर्टीज में नहीं आ गया? हाँ या ना? बेनामी प्रॉपर्टी हो गया ना ये। बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट सीए को फाइनल में पढ़ाया जाता है और सीएस को इंटर में पढ़ाया जाता है, सीएमए को पढ़ाया नहीं जाता। बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट 1988 है, जिसके अंदर बोला हुआ है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे है अदर देन योर फैमिली मेंबर में तो ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो सकती है, उसके अलावा अगर किसी और के नाम पे तो वो बेनामी मानी जाएगी। इवन जिसके नाम पे है, ड्राइवर के नाम पे, वो बेनामीदार है और आप बेनिफिशियल ओनर हो। ये बात समझ आई? तो अब कहता है जी सुनिए, अगर आपकी किसी कंपनी में, बेटा इधर सुनिएगा, अगर आपकी किसी कंपनी में 10% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग है, कितनी? 10% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग है, लेकिन आपके नाम पे नहीं है, आपने किसी और के नाम पे रखी हुई है, तो कहता है आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर माने जाओगे। पॉइंट, बेनिफिशियल ओनर, देखो बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या है? बेनिफिट ले रहे हो, नाम नहीं है आपका। हाँ या ना? जवाब दो। और सिग्निफिकेंट मतलब एक अच्छा खासा परसेंटेज, कितना अच्छा खासा परसेंट? 10 और मोर। क्लियर है जी? ये बात समझ आती है कहानी? पक्का? तो इसका मतलब सुनिए, अमित वोरा ने रिलायंस के 10% से ज्यादा शेयर, 10 और मोर शेयर लिए हुए हैं। अमित वोरा ने लिए भी हुआ, रिकॉर्ड में ही अमित वोरा का नाम है, तो अमित वोरा एसबीओ नहीं है। एसबीओ कौन है? बेनिफिट लिए हुआ है, पैसा मैंने लगाया हुआ है, लेकिन मैंने शेयर्स अपने नाम पे नहीं लिए हुए। हाँ या ना? जवाब दो। क्लियर है ये बात? सबको याद रहेगा? अच्छा मेरी बात को सुनना इधर ध्यान से, जो मैं कह रहा हूं पूरी बात समझिएगा। जो मुकेश अंबानी और रिलायंस वाला हमने एग्जाम्पल लिया था, उसमें मान लो 10,000 शेयर्स थे, जिसमें से रिलायंस ने 99,999 लिए थे, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के, एक लिया था मुकेश अंबानी ने। क्लियर है ये बात? कितने शेयर लिए थे? 10,000 में से एक। क्लियर है? मान लो 10,000 में से 1000 लिए होते मुकेश अंबानी ने, 10,000 में से कितने लिए होते? 1000 लिए होते। समझ आ गई ये बात हमें? हाँ या ना? उस केस में रिलायंस के पास होते 9,000, अंबानी के पास होते 1,000। क्लियर है? क्या वो 1,000 शेयर्स के लिए पेमेंट रिलायंस ने करी, लेकिन रिलायंस के नाम पे वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो 10% और मोर में आ गई। हाँ या ना? तो उस केस में रिलायंस को MGT 456 भी फॉलो करना था और ये सेक्शन भी फॉलो करना पड़ जाता। पॉइंट समझ आ रहा है कि गया ऊपर से? पक्का? तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपको क्या ध्यान रखना है? पहली बात, क्या आपकी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट है? पहली बात हम क्या देखेंगे, सुनिए, क्या आपकी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट है? हाँ जी है। अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट है कि वो आपके नाम पे है, किसी और के नाम पे है? नहीं जी, मेरे नाम पे तो नहीं है। इसका मतलब मैं कौन हो गया? बेनिफिशियल ओनर। अच्छा, क्या उसकी परसेंटेज 10 या उससे ज्यादा है? हाँ जी, तो मैं कौन हो गया? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। है ना? अब लॉ ने क्या बोला, सुनिए। लॉ ने जिस दिन ये 13 जून को ये लॉ आया, 13 जून 2018 को आया, तो ये बोला गया कि कोई भी बंदा ये लॉ आने के बाद 13 जून के बाद अगर एसबीओ बनेगा किसी कंपनी में, तो कहता है उसको 30 दिन में कंपनी को बताना पड़ेगा बाय फाइलिंग बेन 1, बाय फाइलिंग बेन 1, BEN 1। बेन मतलब बेनिफिशियल ओनरशिप। क्लियर है ये बात? हाँ या ना? लेकिन सुनिएगा, कहता है अगर ये जिस दिन एक्ट आया, ये 13 जून को जिस दिन ये सेक्शन आया पिछले साल 2018 में, कहता है अगर ये 13 जून को आया, उससे पहले आप बने हुए हो तो आपको 90 डेज में बताना पड़ेगा। तो एग्जिस्टिंग लोगों के लिए कितना टाइम दिया गया? 90 डेज। और कहता है न्यू लोगों के लिए कितना दिया गया? 30 डेज। क्लियर है? याद रहेगा, न्यू के लिए 30 डेज, एग्जिस्टिंग के लिए
90। क्लियर है बच्चे? देखिए पहले क्या कह रहा है, देखते हैं। कहता है सबसेक्शन 1, देखिए इसमें 12 सबसेक्शन है, मैं सबसेक्शन वाइज ही पढ़ा रहा हूँ। सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है, देखिए कोई भी इंडिविजुअल 10% और मोर वोटिंग पावर या कंट्रोल होल्ड करके बैठा है, 10% और मोर। याद रखिएगा सेक्शन में यहाँ पे 25% लिखा हुआ है, लेकिन 10% रूल में लिखा है, तो रूल में 10% लिखा है। क्लियर है? आज गवर्नमेंट ने इस रूल को कितना बोला हुआ है, 10%। कल को गवर्नमेंट चाहे तो इसको कितना बढ़ा सकती है, 15 कर सकती है, 20 कर सकती है, 25 कर सकती है। रूल चेंज करेगी, एक्ट को अमेंड करने की जरूरत नहीं है, खाली रूल अमेंड होगा, हाँ या ना। लेकिन कल को 30% करना है तो एक्ट अमेंड करना पड़ जाएगा। यस और नो? क्योंकि एक्ट में मैक्सिमम अभी कितना लिखा है, 25%। क्लियर है ये बात, हाँ या ना? और रूल में क्या लिखा है, 10%। याद रहेगा बच्चे? तो अगर मैं मेरे 10 या 10% से ज्यादा शेयर्स में होल्ड करता हूं कंपनी के, सिंगली और टुगेदर, नॉट इन ओन नेम, ये चीज याद रखिएगा। अगर मेरे रिलायंस में शेयर्स हैं और मेरे ही नाम पे है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा इधर सुनिए, रिलायंस में मेरे शेयर्स हैं, मेरे नाम पे है और 10% से ज्यादा है, क्या मैं एसबीओ हूं? नहीं हूं। अच्छा मेरे नाम पे नहीं है लेकिन 8% है, क्या मैं एसबीओ हूं? मेरे नाम पे नहीं है और 8% है, मेरे नाम पे नहीं है, क्या मैं एसबीओ हूं? नहीं हूं। तो ये वाला सेक्शन अप्लाई होगा? नहीं होगा। लेकिन क्या वो 4, 5, 6 वाला एमजीटी वाला हो जाएगा? यस हो जाएगा। हर बेनिफिशियल ओनर पे वो वाला अप्लाई होगा, और बेनिफिशियल ओनर जो 10% है उससे ज्यादा, उस पर उसके साथ साथ ये भी अप्लाई हो जाएगा। यस और नो? क्लियर है जी ये बात सबको? देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ऑन और बिफोर 30 जून है तो बैन 1 टू कंपनी इन 90 डेज, आफ्टर 13 जून है तो इन 30 डेज। क्लियर है जी ये बात? तो आज के टाइम में कोई बनेगा तो कंपनी को बताएगा विद इन 30 डेज। क्लियर है? सीजी चाहे तो एग्जाम कर सकती है किसी को भी डिक्लेयर करने से कि भैया इस क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स को फाइल करने की जरूरत नहीं है, बैन 1, राइट? बैन 1 कौन दे रहा है? इंडिविजुअल दे रहा है, या जो एसबीओ है वो दे रहा है। किसको दे रहा है? कंपनी को दे रहा है, आरओसी को नहीं दे रहा। याद रखेंगे ये बात, हमें कंपनी को बताना है, राइट? पर्पस क्या है? टू कीप चेक ऑन बेनामी प्रॉपर्टी। तो पहले बताओ क्या सबसेक्शन 1 याद हो गया? पक्का? हर, और लॉ में लैंग्वेज है इंडिविजुअल। लॉ में लैंग्वेज क्या है? इंडिविजुअल। मतलब ये अदर देन इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, यहां तो नहीं कर रहा, पर रूल्स में हम पढ़ेंगे, अभी आएगी। क्लियर है ये बात? पक्का? तो ये हमें समझ आ गया। कोई भी इंसान जो कंपनी में 10% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करता है या कंट्रोल होल्ड करता है, लेकिन अपने नाम पे नहीं करता, बेनिफिट लेता है लेकिन रजिस्टर रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं है, तो वो एसबीओ है, और वो कंपनी को विद इन 30 डेज क्या करेगा? बैन 1 फॉर्म फाइल कर देगा। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी दो चीजें करेगी। पहली बात, उसके बारे में आरओसी के कान भरेगी, और दूसरी बात अपने रिकॉर्ड में एंट्री करेगी। दो ही तो बातें होंगी। मतलब रिकॉर्ड में भी एंट्री करेगी रजिस्टर में, और आरओसी को इंटीमेट भी करेगी। यस और नो? जवाब दीजिए। देखिए इधर सबसेक्शन 2 और 3 को देखो एक साथ। कंपनी बैन 3 में रजिस्टर मेंटेन करती है। क्लियर है? मतलब रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप का फॉर्मेट क्या है? बैन 3। उसमें 30 डेज में एंट्री कर लेगी, 30 डेज ऑफ रिसीविंग बैन 1। मतलब जिसने भी बैन 1 कंपनी को दिया, उसका नाम कंपनी अपने रजिस्टर में 30 दिन में लिख देगी। क्लियर है? साथ में क्या करेगी? कहता है साथ में कंपनी क्या करेगी जी? सबसेक्शन 2 के साथ पहले हम 4 को पढ़ेंगे, 3 को नहीं, 4 को। साथ में कंपनी क्या करेगी? बैन 2 में एक रिटर्न भरेगी, किसको? आरओसी को, विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग बैन 1। तो क्या बैन 1 आने के 30 दिन में दो फॉर्मेलिटीज हो गई, सबसेक्शन 2 एंड 4। 2 क्या हो गया? अपने रजिस्टर में डालो, या आरओसी को बताओ? आरओसी को बताओ। 3 क्या हो गया? अपने रजिस्टर में डालो। एक्चुअली जो सेक्शन पहले आ रहा है उसका फॉर्म बाद में है, जो सेक्शन बाद में आ रहा है उसका फॉर्म पहले है। समझ आ रही है बात? तो 1 में हमने बताया कंपनी को, 2 में कंपनी ने बताया आरओसी को, और 3 ने कंपनी ने अपने रजिस्टर में डाल दिया। ये फॉर्म नंबर 3। सेक्शन क्या है? सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 4। डन? अब कहता है सुनो जी, जब इधर देखिएगा, क्या ये भी एक रजिस्टर है? क्या ये भी एक रजिस्टर है? तो जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स वगैरह की इंस्पेक्शन होती थी, इसकी भी होगी। कहता है सर कंपनी बैन 3 को ओपन रखेगी। बैन 3 मतलब रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स, आया ना? रजिस्टर है ना? इंस्पेक्शन के लिए ओपन रखेगी। कहता है वर्किंग डेज पे, छुट्टी वाले दिन ओपन नहीं रहेगा। बिजनेस आवर्स में, बिजनेस आवर्स कब होते हैं? 9 AM टू 6 PM। कम से कम रोज 2 घंटे के लिए ओपन करने पड़ेंगे। क्लियर है ये बात? और जो भी बंदा आएगा उससे 50 रुपए से ज्यादा फीस आप चार्ज नहीं कर सकते। क्लियर है जी ये बात? डन? तो सबसेक्शन 1 क्या है? हम आरओसी को बैन 1 देंगे, हम कंपनी को, आरओसी को नहीं सॉरी, हम कंपनी को बैन 1 देंगे। सबसेक्शन 2 क्या है? कंपनी रिकॉर्ड में लिखेगी। सबसेक्शन 4 क्या है? कंपनी आरओसी को बताएगी। सबसेक्शन 3 क्या है? इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड या रजिस्टर बैन 3 का इंस्पेक्शन। हाँ या ना? याद हो गया? ये बात समझ आ गई कि मैं रजिस्टर्ड हूं और बेनिफिट भी ले रहा हूं, तो मैं इसमें नहीं आऊंगा।
बेनिफिट ले रहा हूँ 10% से कम ले रहा हूँ तो भी नहीं आऊँगा, बेनिफिट ले रहा हूँ 10% से कम ले रहा हूँ तो खाली सेक्शन 89 में आऊँगा, और अगर बेनिफिट भी ले रहा हूँ रजिस्टर्ड भी हूँ तो ना 89 में आऊँगा ना 90 में आऊँगा। सारी बातें क्लियर है। इसके लिए क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, बेनिफिट ले रहा हूँ और 10% और मोर से ज़्यादा मेरी शेयर होल्डिंग है। क्लियर है, 10 और मोर। अब देखिए, अच्छा क्या ये पॉसिबल है इधर, क्या ये पॉसिबल है कि कंपनी जो है उसको ऐसा लगता है, सुनिएगा इधर ध्यान से, कंपनी को ऐसा लगता है कि यार ये जो बंदा है ये बंदा एसबीओ लग रहा है। मतलब होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, एक बंदा है वो ड्राइवर है, एक बंदा है, क्योंकि ऑक्यूपेशन भी बताते हैं मेंबर्स अपनी, एक बंदा है वो ड्राइवर है, एक बंदा है वो पियोन है, एक बंदा है वो गार्डनर है, तीनों ने 1-1 करोड़ के शेयर लिए हुए हैं और तीनों अमित बोरा क्या नौकरी करते हैं। तो डाउट जाता नहीं जाता। तो कहता है अगर ऐसा कुछ होगा तो कंपनी को अगर किसी बंदे पे डाउट हो रहा है, उसको बोल रहे हैं कंसर्न पर्सन। क्या बोल रहे हैं, कंसर्न पर्सन। कहता है उसको कंपनी नोटिस भेजेगी बेन 4 में कि बाबूजी ऐसा आ जाओ जरा। किसको भेजेगी, सुनो, जो या तो एसबीओ है, या लगता है कि एसबीओ नहीं है लेकिन एसबीओ को जानता जरूर होगा, या लगता है अभी तो एसबीओ नहीं है लेकिन पिछले 3 साल में रहा होगा। आई रिपीट, जो एसबीओ है, या लगता है जो एसबीओ को जानता है, या लगता है जो एसबीओ को पिछले 3 साल में वो एसबीओ रहा होगा। क्लियर है जी ये बात। अगर कंपनी को लगता है कि आप एसबीओ हो, या आप एसबीओ को जानते हो, या आप पिछले 3 साल में शायद कभी एसबीओ रहे हो, पिछले 3 साल कहां से, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स नहीं है, जिस दिन नोटिस दे रहे हैं वहां से पिछले 3 साल। आई रिपीट, कंपनी को लगता है कि या तो आप एसबीओ हो प्रेजेंटली, या एसबीओ नहीं हो। बेटा एसबीओ को जानते तो जरूर होंगे आप, या आप जिस दिन कंपनी आपको नोटिस दे रही है बेन 4 में, उससे पिछले 3 साल में, उसी दिन से पिछले 3 साल में आप कभी ना कभी एसबीओ रहे हो, तो कंपनी आपको नोटिस दे देगी बेन 4 में। समझ आई बात, क्लियर है। कंपनी के कान में अगर कुछ बात पड़ी, कंपनी को कुछ लगा, कंपनी के कान खड़े हुए, कंपनी इमीडिएटली आपको नोटिस भेजेगी बेन 4 में। बेन 4 में नोटिस भेजेगी क्या आप एसबीओ हो, क्या आप एसबीओ को जानते हो, क्या आप एसबीओ रहे हो पिछले 3 साल के अंदर अंदर। 3 साल मतलब जिस दिन डेट को भेजा नोटिस वहां से पिछले 3 साल में। आप उसका रिप्लाई दोगे विदिन 30 डेज, विदिन 30 डेज आप उसका रिप्लाई दोगे। अगर आपने उसका रिप्लाई नहीं दिया, या रिप्लाई दिया कंपनी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो कंपनी एनसीएलटी के पास चली जाएगी आपकी लगाने के लिए। ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना। सबसे पहली बात क्या हुआ, हमने मतलब कंपनी ने क्या करा, बेन 4 दिया किसको, एसबीओ को, या एसबीओ को जानता है जो, या पिछले 3 साल में वो एसबीओ रहा है, उसको लगता है कंपनी को डाउट हो रहा है। अगर आपका जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ या नहीं आया, तो कंपनी वेट करने के बाद 30 दिन, या तो 30 दिन में जवाब आ गया और बेकार जवाब आया, या 30 दिन में जवाब नहीं आया, कंपनी मान लो जवाब ही नहीं आया, अगले 15 दिनों में कंपनी एनसीएलटी के पास पहुंच जाएगी और एनसीएलटी को जाके क्या बोलेगी, सुनिए, उसको बोलेगी कि ऐसे ऐसे ये बंदे का जवाब नहीं आया, या आया बेकार जवाब आया। ये समझ गया ना, 15 दिन कहां से स्टार्ट होंगे, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, या फेक रिप्लाई या बेकार रिप्लाई, विच एवर इज अर्लियर, वहां से 15 दिन। समझ आ गई बात। अब जब एनसीएलटी के पास जाएगी कंपनी, क्या बोलेगी, कंपनी कहेगी माय लॉर्ड हम इसके शेयर जो है उसको फ्रीज कर दें, हम इसके जो शेयर्स हैं उसको कैंसिल कर दें, इसका डिविडेंड वगैरह सब होल्ड पे डाल दें। एनसीएलटी कहेगा रुको मेरे को चेक करने दो। एनसीएलटी क्या करेगा, उस बंदे को नोटिस भेजेगा, आजा भाई ऐसे तेरे अगेंस्ट कंप्लेंट आई है। अब अगर वो बंदा एनसीएलटी को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया या जवाब नहीं दे रहा, तो एनसीएलटी 60 दिनों के अंदर अंदर ऑर्डर दे देगी कंपनी को, भाई कर लो। ये बात समझ आ गई। मतलब एनसीएलटी के पास हम कंप्लेंट लेके गए, एनसीएलटी ने उस बंदे से पूछा, उस बंदे ने एनसीएलटी को भी सेटिस्फाई नहीं किया, तो फाइनली एनसीएलटी हमें 60 डेज में ऑर्डर दे देगा कि आप उसके शेयर्स को अटैच कर दो। यस और नो, क्लियर है। मतलब सारे बेनिफिट, सारे वोटिंग राइट्स फ्रीज कर दो। यस और नो। देखो क्या कह रहा है, कहता है जी कंपनी बेन 4 में नोटिस देगी टू दी कंसर्न पर्सन, जिस पे डाउट है। किस चीज का डाउट है, कि वो एसबीओ है या एसबीओ को जानता है, या एसबीओ पिछले 3 साल में रहा है। अगर एसबीओ है तो सिंपली पूछेगी कि भाई तूने फॉर्म क्यों नहीं फाइल किया, हमको एसबीओ है भाई तूने फॉर्म क्यों नहीं फाइल किया जी, कौन सा फॉर्म जी, बेन 1, मेरे को तो पता ही ना, मैं तो पढ़ा ही लिखा ना हूं। हो सकता है ना ये एक्सक्यूज, अच्छा तू पढ़ा लिखा नहीं है पर ये तो पता है कि अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे रखते हैं, हाँ या ना। पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन समझदार पूरा है तू, पॉइंट समझ रहे हो कंपनी का, हाँ या ना। तो भाजी चल आप बता रहे हैं तेरे को बेन 1 फाइल कर दे, तू हमें बेन 1 फाइल कर, हम आगे आरओसी को बता देंगे, हाँ या ना। और अगर अभी भी नहीं करता है और तेरा जवाब ढंग से नहीं आ रहा है, तो फिर फाइनली हम क्या करेंगे, एनसीएलटी। अब आप सोचो, आरओसी के पास जाएंगे फिर भी थोड़ा सा बच जाओगे आप, एनसीएलटी के पास जाओगे तो सीधा लगेगी आपकी। यस और नो, राइट। आगे देखिए, कंसर्न पर्सन रिप्लाई देगा 30 डेज में, नहीं देता 30 डेज तक, या बेकार रिप्लाई देता है विच एवर इज अर्लियर, कंपनी अप्लाई करेगी 15 दिन में। 15 दिन कहां से शुरू होंगे, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज या रिसीविंग ऑफ
नॉन सेटिस्फाइड रिप्लाई विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है? वहां से 15 दिनों में कंपनी किसके पास जाएगी? एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी को बोलेगी रेस्ट्रिक्ट कर दो इसके शेयर्स, और रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर मतलब ये किसी और को बेच ना पाए। पता चले कि अमित वोरा के ड्राइवर के पास है, ड्राइवर फंस गया। अब अमित वोरा ने बोला कि यार ड्राइवर पे काम कर, पहले तू शेयर्स निकाल के कैश में कन्वर्ट कर ले, तो उसको फ्रीज कर देगी, हाँ या ना? क्लियर है? अगर डीमैट अकाउंट में होंगे तो फ्रीज हो जाएंगे। फ्रीज का मतलब है कि उन शेयर्स की ट्रेडिंग ही नहीं हो सकती है। क्लियर है ये बात? और कहता है सस्पेंड कर देगी क्या? सारे राइट्स, ना नोटिस आएगा, ना जीएम में जाऊंगा, ना वोटिंग राइट, ना डिविडेंड, कुछ से नहीं मिलेगा। क्लियर है जी ये बात? ओके यार, जैसे गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी लगती है बेनामी, क्या गवर्नमेंट आके मोटा सा ताला लगा के सील कर देती है ना, कि इसके बाद आपके पास इसका एक्सेस नहीं होगा? तो यही तो हो गया, मेरा सारा एक्सेस, सारे राइट्स छीन लिए गए, हाँ या ना? क्लियर है? एनसीएलटी मेरे को बुलाएगी कंसर्न पर्सन को, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, या मुझे या ड्राइवर को, यस और नो? ऑडी अल्ट्रम पार्टम मतलब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। क्लियर है ये बात? या इसको बोलते हैं रूल ऑफ फेयर हेयरिंग या शो कॉज नोटिस। डन। अटैचमेंट ऑर्डर दे देगी 60 डेज ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन में। रिसीविंग एप्लीकेशन मतलब जब मैंने कान भरे थे एनसीएलटी के, जिस दिन मैं एनसीएलटी के पास 15 दिन में जा सकता था, जिस दिन मैं गया, मान लो मैं इधर सुनो, मान लो 30 डेज में आपका जवाब नहीं आया था, जब 30 डेज में आपका जवाब नहीं आया था, तो क्या उसके बाद मैं 15 दिन में एनसीएलटी के पास गया हूँगा? मान लो मैं 5वें दिन चला गया, तो वहां से 60 डेज के अंदर अंदर एनसीएलटी फाइनल करेगा क्या करना है, और उससे पहले पहले एनसीएलटी उस पार्टी को एक बार नोटिस देके बुला भी चुका होगा। यस और नो? क्लियर है सबको? डन। अब कहता है जी ये तो फाइनल हो गया। अब यहाँ क्या पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया? बताओ, अटैचमेंट हो गई उसके शेयर्स की, और इससे ज़्यादा क्या होगा? यही तो पर्पस था। अब कहता है यहाँ पर 2-3 लोग हैं जो गलतियां कर सकते हैं। पहला वो बंदा जो छुपा रहा है और बैन 1 कंपनी को फाइल नहीं कर रहा। दूसरा कंपनी जो आरओसी को बैन नहीं फाइल कर रही, बैन 2 फाइल नहीं कर रही। तीसरा वो बंदा जिसको नोटिस दिया था बैन 4 का, वो आके झूठ बोल रहा है, हाँ या ना? 3 लोग गलत कर रहे हैं। सुनिए, कहता है अगर एसबीओ ने सबसेक्शन 1 वायलेट किया, मतलब बैन 1 फाइल नहीं किया, तो कहता है भाई 1 से 10 लाख की पेनल्टी है प्लस 1000 रुपये पर डे। क्लियर है जी ये बात? डन। 1 से 10 लाख की पेनल्टी प्लस 1000 रुपये पर डे। कंपनी ने सबसेक्शन 2 या 4 वायलेट किया, तो सबसेक्शन 2 वायलेट किया, इसका मतलब अपने रजिस्टर में एंट्री नहीं करी। सबसेक्शन 4 वायलेट किया मतलब आरओसी को बैन 2 में नहीं बताया, राइट? तो कहता है भाई साहब 10 से 50 लाख की पेनल्टी 1000 रुपये पर डे। 1000 रुपये पर डे सेम है, और पहले बंदे पे कितनी है एसबीओ पे? 1 से 10 लाख, कंपनी पे 10 से 50 लाख। और कंसर्न पर्सन ने अगर सबसेक्शन 6 वायलेट किया, तो मतलब जवाब नहीं दिया, हमने बैन 4 दिया था कंपनी ने, आपने उसको ढंग से जवाब नहीं दिया या झूठ बोल दिया, गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, तो 447 में आप लाइबल फॉर फ्रॉड माने जाओगे। यस और नो? क्लियर है सबको? पक्का? चले आगे। क्या यहां तक हमें सबसेक्शन 12 तक याद हो गए? देखो, याद हुए? इधर देखो, 1 क्या कह रहा था? हम कंपनी को बताएंगे। 2 क्या कह रहा था? कंपनी रजिस्टर में रखेगी। 3 क्या कह रहा था? कंपनी ओपन रखेगी रजिस्टर। 4 क्या कह रहा था? फॉर्म नहीं कह रहा, सबसेक्शन कह रहा हूं। 1 क्या कह रहा था? हम कंपनी को बताएंगे। 2 क्या कह रहा था? कंपनी रजिस्टर में डालेगी। 3 क्या कह रहा था? कंपनी जो है वो इंस्पेक्शन करेगी, मतलब इंस्पेक्शन अलाउ करेगी। 4 क्या कह रहा था? सबसेक्शन 4 कंपनी आरओसी को बताएगी। 5 क्या कह रहा था? कंपनी जो है वो नोटिस देगी। 6 क्या कह रहा था? बंदा जवाब देगा। 7वां क्या कह रहा था? जवाब नहीं देता हम एनसीएलटी के पास जाएंगे। 8वां क्या कह रहा था? एनसीएलटी उस बंदे को बुला के हमें अटैचमेंट ऑर्डर दे देगा अगर सेटिस्फाइड नहीं है। 8वां कह रहा था बुलाएगा। 9वां कह रहा था अटैचमेंट ऑर्डर दे देगा। ठीक है, 10, 11, 12 किसके? पेनल्टी के। 10 किस पे? एसबीओ पे। 11 किस पे? कंपनी पे। 12 किस पे? कंसर्न पे। हो गई बात खत्म। सबसेक्शन 12 तक याद हो गए, फॉर्म नंबर भी याद हो गए। 1 में हमने बताना है, 2 में आरओसी को बताएगी कंपनी, 3 में रजिस्टर में, और 4 में कंपनी जो है वो कंसर्न पर्सन को नोटिस देगी। कंसर्न पर्सन क्यों बोला गया? क्योंकि श्योर नहीं है ना वो एसबीओ है कि नहीं है, हाँ या ना? क्लियर है ये बात? अब कहता है देखो जी कंपनी के एसबीओ रूल्स। अच्छा ये देख लो, ये मैंने नीचे फॉर्म नंबर चारों लिख दिए। क्लियर है? बैन 1 एसबीओ टू कंपनी, बैन 2 कंपनी टू आरओसी, बैन 3 रजिस्टर, बैन 4 कंपनी टू कंसर्न पर्सन। डन? ओके, चले अब देखो। अच्छा अब इधर सुनिएगा ध्यान से, मजे की बात बेटा। इधर आपको ना एक चीज अच्छी तरह पता होनी चाहिए। इधर बेटा आपको ना एक चीज अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि इंडिया में 5 इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स है। मैंने क्या वर्ड यूज किया? 5 इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। मैंने एक वर्ड यूज किया, इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। ये 5 ना चैप्टर्स की फॉर्म में पढ़ाए जाते हैं सीएस के बच्चों को, और सीए के बच्चों को टॉपिक वाइज पढ़ाए जाते हैं, वो भी एसएफएम में फाइनल में, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल
मैनेजमेंट में। सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं आपको, ये जो 5 है इनको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट व्हीकल। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास पैसा है और आपके पास नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं है, दिमाग नहीं है, आप बिजी रहते हो, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हो लेकिन आपके पास होमवर्क करने का टाइम नहीं है, क्लियर है, तो आप चाहते हो मैं किसी को पैसा दूं, समझदार आदमी को, जो मेरा पैसा बाजार में लगाए। तो ऐसे लोगों के लिए इंटरमीडिएरीज होते हैं, उन इंटरमीडिएरीज को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट व्हीकल, क्लियर है बात। 5 इन्वेस्टमेंट व्हीकल इंडिया में सेबी के पास रजिस्टर्ड होते हैं, म्यूचुअल फंड, CIS, AIF, इसके अलावा होता है IIT और REIT। म्यूचुअल फंड आपने सुना होगा कभी, लोगों से पैसा लेके आगे इन्वेस्ट करता है, ये पांचों यही करते हैं, लोगों से पैसा लेके आगे इन्वेस्ट करते हैं, पर पांचों की कुछ कुछ खासियत होती है। म्यूचुअल फंड जो है वो पैसा लेके इन्वेस्ट करता है, CIS जो है वो भी पैसा लेके इन्वेस्ट करता है, REIT भी यही करता है, IIT भी यही करता है, CIS भी यही करता है। लेकिन अब सुनो, म्यूचुअल फंड जो है वो जब इन्वेस्ट करता है तो उसमें कोई मिनिमम टाइम पीरियड नहीं है कि इतने टाइम के लिए स्कीम लॉन्च करेगा। CIS में मिनिमम टाइम पीरियड है, 3 साल के लिए स्कीम लॉन्च करेगा। CIS हमेशा खुद कंपनी की फॉर्म में होता है, म्यूचुअल फंड कंपनी और ट्रस्ट दोनों की फॉर्म में हो सकता है। म्यूचुअल फंड कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एज कंपनी और ट्रस्ट, CIS हैज टू बी ओनली इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, ये वो भी कौन सी लिस्टेड कंपनी। AIF जो होता है वो पब्लिक इशू नहीं ला सकता, सिर्फ जान पहचान वालों से पैसा ले सकता है, क्योंकि वो स्टार्टअप्स में और रिस्की बिजनेस में पैसा लगाता है। इसको कभी आपने वेंचर कैपिटल के नाम से शायद कभी सुनाओ, उसको AIF बोलते हैं, जो नए और रिस्की प्रोजेक्ट में पैसा लगाता है। REIT खाली रियल एस्टेट में लगाता है, IIT खाली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगाता है। तो पांचों की अपने खास कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन ये पांचों को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। अब आप सुनो, क्या ये पांचों लोगों से पैसा लेते हैं? सुनिएगा इधर, क्या ये पांचों लोगों से पैसा लेते हैं? पैसा लोगों से ले लिया, उसके बाद उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया आगे कंपनी में। कंपनी को पैसा कौन दे रहे हैं? म्यूचुअल फंड या CIS इन्वेस्टमेंट व्हीकल पैसा दे रहे हैं कंपनी को। कंपनी डिविडेंड किसको देगी? म्यूचुअल फंड को देगी, इनको देगी। ये अपने खर्चे काट के किसको दे देंगे? लोगों को दे देंगे। तो क्या यहां पर ये हो रहा है कि रजिस्टर्ड ये है कंपनी के पास, लेकिन बेनिफिट अल्टीमेटली यूनिट होल्डर्स या इन्वेस्टर्स को मिलेगा? यस और नो, हाँ या ना? तो कहता है इसका मतलब यहां पर भी ये SBO वाला चक्कर आ जाएगा। कहता है इनमें ये अप्लाई नहीं हो। समझ आ गई ये बात, हाँ या ना? अमित वोरा म्यूचुअल फंड है, अमित वोरा म्यूचुअल फंड ने आपसे पैसा लिया, रिलायंस के 1000 करोड़ की कैपिटल है, जिसमें से अमित वोरा म्यूचुअल फंड ने 150 करोड़ ले लिया। तो क्या अमित वोरा म्यूचुअल फंड ने 10% से ज्यादा ले लिया, 10 और मोर ले लिया? तो इसका मतलब क्या हम SBO में आ जाएंगे? कहता नहीं जी, हमें एक्सक्लूड किया गया है, क्योंकि हमारे आगे भी तो हजारों यूनिट होल्डर्स है, हाँ या ना, जिनसे हमने पैसा लेके अपनी यूनिट दी है। यस और नो, जवाब दो। तो जितने इन्वेस्टमेंट व्हीकल है कौन कौन से? म्यूचुअल फंड, CIS, AIF, REIT एंड IIT। REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, IIT इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, CIS कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, AIF ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, MF म्यूचुअल फंड। सच्चाई है कि लोग म्यूचुअल फंड से बाहर कभी आते ही नहीं, इसके अलावा लोगों ने नाम नहीं सुना होता, और ज्यादा से ज्यादा सुना होता है तो वेंचर कैपिटल सुना होता है, AIF नहीं सुना होता। जबकि वेंचर कैपिटल, देखो आज समझो इलाहाबाद ही प्रयागराज है, हाँ या ना? तो इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया ना, हुआ ना? उसी तरीके से 2012 में दोबारा से वेंचर कैपिटल का नामकरण AIF हो गया था। तो 2012 से पहले वेंचर कैपिटल बोलते थे, 2012 के बाद AIF बोलते हैं। और अगर आज भी कोई वेंचर कैपिटल बोलता है, इसका मतलब समझ जाओ वो कितना अपडेटेड है, हाँ या ना? कितना अमेंडेड है। और सबसे बड़ी बात, आज भी कई लोग अकाउंट्स टैक्स के टीचर्स, उनकी गलती नहीं है बेचारों की, वो लॉ थोड़ी पढ़ाते हैं, वो आज भी FII बोलते होंगे कई बार, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जबकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खत्म हो चुका है 2014 में, वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो चुका है। आज भी टीचर्स FII बोलते होंगे, जबकि 2014 से FII नाम है ही नहीं, क्या बन गया नाम? FPI। लेकिन उनकी विचारों की गलती नहीं है, क्योंकि उनको उतना ही लॉ आता है जितना मुझे टैक्स अकाउंट्स आता है, ना? राइट, चले जी। अच्छा, इधर एक चीज और, ये समझ आ गया किस किस पे अप्लाई नहीं होता। अब इसमें 2 एक्सप्लेनेशन और दी हुई है रूल्स में, ये देखो, एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2, ठीक है जी। पहले एक चीज सुनते हैं ध्यान से, अमित वोरा के कंपनी में 8% शेयर्स है, लेकिन कंपनी को, मतलब मैं बेनिफिशियल ओनर हूं, रजिस्टर्ड ओनर नहीं हूं, इसमें कोई डाउट? क्लियर है? मैं कितने % शेयर्स का बेनिफिशियल ओनर हूं? 8% का, क्लियर है? और 2% डिबेंचर्स है, कन्वर्टिबल डिबेंचर, जो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्लियर है? तो मैं उसका भी बेनिफिशियल ओनर हूं। तो क्या 8 और 2 10 मान लें, हाँ या ना? जवाब दो। मतलब मैं बेनिफिशियल ओनर हूं किसका? 8% शेयर्स का और 2% कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का, या 8% शेयर्स का, 1% कन्वर्टिबल डिबेंचर का और 1% कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स का। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो इक्विटी शेयर्स में कल को कन्वर्ट होने वाली है, हाँ या ना? तो कहता है क्या सबको काउंट करके 10% नहीं देखेंगे क्या? यस और नो? 10% में खाली शेयर्स देखेंगे या शेयर्स कन्वर्टिबल
प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टिबल डिवेंचर सब देखेंगे। बताओ, कहता है सब कुछ देखेंगे। समझ आ रही है बात? लेकिन इधर सुनिए, 8% शेयर्स का मैं बेनिफिशियल ओनर हूं, 5% कन्वर्टिबल डिवेंचर का रजिस्टर्ड ओनर हूं, तो फिर तो नहीं आएगा ना। 8+2 दोनों में क्या होना चाहिए, या 7:1:1 जो भी रेशियो है होना क्या चाहिए, सब में क्या होना चाहिए, बेनिफिशियल। हाँ या ना? क्लियर है? क्या आप सबको इतना पता है कि इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर जाती है तो जीडीआर एडीआर इशू करती है? जब एडीआर जीडीआर इशू करती है अमेरिकन एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, क्या उसके बदले में शेयर्स भी देने पड़ते हैं ओवरसीज कस्टोडियन, ओवरसीज डिपॉजिटरी को? कितनों को याद आ रहा है कि हमें बाहर वाले डिपॉजिटरी को, ओडीबी को क्या देने पड़ते हैं, शेयर्स। उसके बदले में वो क्या इशू करता है, एडीआर जीडीआर। हाँ या ना? एडीआर जीडीआर होल्डर कंपनी का मेंबर नहीं होता, याद रखना। एडीआर जीडीआर होल्डर इज नॉट मेंबर ऑफ द कंपनी, क्योंकि एडीआर जीडीआर होल्डर के पास शेयर्स नहीं होते। शेयर्स तो उसके ब्याह पे कौन रखता है, डिपॉजिटरी। यस और नो? मेरी बात सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। एडीआर जीडीआर होल्डर कंपनी का मेंबर नहीं होता, उसके पास कंपनी, उसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में नहीं आता एज अ मेंबर। ये बात समझ आ गई? लेकिन कहता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एडीआर जीडीआर होल्डर भी शेयर होल्डर माना जाएगा। वैसे एडीआर जीडीआर अलग होता है, शेयर्स अलग होते हैं। इसका मतलब अगर अमित वोरा के पास 8% शेयर्स है और 2% एडीआर है, तब भी 10% हो गया। हाँ या ना? तो मतलब फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन 10% की जब हम काउंट करेंगे तो कहता है शेयर्स के साथ साथ हम और क्या क्या देखेंगे उसमें, एडीआर जीडीआर भी देखेंगे, एफसीसीओ उसके एडीआर जीडीआर देखेंगे, उसके अलावा कन्वर्टिबल डिवेंचर्स देखेंगे, उसके अलावा कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर देखेंगे। और कन्वर्टिबल डिवेंचर जब मैं बोलता हूं तो इसमें भाई साहब देखो कंपल्सरी कन्वर्टिबल डिवेंचर लिखा है, फिर इसमें एक और आ जाता है एफसीसीबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, क्योंकि ये भी फॉरेनर्स को दिए जाते हैं और ये वो बॉन्ड्स होते हैं जो बाद में शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ या ना? मतलब फॉर द पर्पस टू, इन ऑर्डर टू चेक माय एसबीओ स्टेटस, इन ऑर्डर टू चेक माय एसबीओ स्टेटस, ये सारी चीजों की शेयर होल्डिंग मर्ज की जाएगी। क्या ये पॉसिबल है कि मैंने एक शॉफर से 5% करवाया हो और अपने लंदन वाले बंगले में जो गार्डनर है उससे 3% कराया हो और न्यूजीलैंड में जो मेरा फार्म हाउस है वहां से 2% कराया हो? यस और नो? है ना भाई साहब? टोटल मिला के तो आपका 10 हो गया ना, राइट? चाहे इंस्ट्रूमेंट भी अलग अलग थी, इवन देन आप एसबीओ माने जाओगे। तो क्या गवर्नमेंट ने सारे लूपहोल्स बंद कर दिए? हाँ या ना? चलें जी आगे। अब यहां पर देखिए ध्यान से, फाइनली हमारे एक्सप्लेनेशन पे देखिएगा क्या कह रहे हैं। तो बेटा ये वाली दो बातें तो हमें समझ आ गई, नॉन एप्लीकेबिलिटी वाली और एक्सप्लेनेशन 2 वाली, राइट? अब हम बात कर रहे हैं आगे जो एसबीओ की एक्सप्लेनेशन बना है। ध्यान से देखिएगा बेटा, सबसे पहले कह रहा है एसबीओ का मीनिंग क्या दिया हुआ है। कहता है ये एक इंडिविजुअल होता है, याद करो ऊपर भी इंडिविजुअल दिया गया था, जो 10% है उससे ज्यादा शेयर होल्ड करता है, लेकिन होल्ड करता है एज अ बेनिफिशियल ओनर, रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं है, तो वो एसबीओ माना जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ 10% की लिमिट कहाँ दी गई है, रूल में। सेक्शन में मैंने वहां लिखा नहीं था, लेकिन वहां सेक्शन में मैक्सिमम लिमिट क्या है, 25% है। कल को 10 से 15 करना हो एसबीओ की परसेंटेज, 15 से 20, 20 से 25, कोई दिक्कत नहीं है, रूल अमेंड होगा। 25 से भी ज्यादा करनी है तो सेक्शन अमेंड होगा। हाँ या ना? क्लियर है जी ये बात? डन? समझ आ गई कहानी? अच्छा यहां पर देखिए ये 4 एक्सप्लेनेशन दे रखी है, बड़ी अच्छी, बड़े ध्यान से सुनेगा। क्या आपने कभी ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट सुना है बेटा? इधर क्या आपने कभी ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट सुना है? एक बंदा ऑथर होता है, एक बंदे को बोलते हैं ऑथर, क्रिएटर, सेटलर या डोनर। क्या बोलते हैं? ऑथर, क्रिएटर, सेटलर या डोनर। वो बंदा किसी पे विश्वास करता है, उसे ट्रस्टी बनाता है। ट्रस्टी बनाता है किसी तीसरे के भले के लिए, वो बेनिफिशियरी होता है। सिंपल सी बात है। तो मतलब मैंने आपको प्रॉपर्टी दी, बोला इस प्रॉपर्टी को किराए पे दो, हर महीने जो किराया आए मेरे बीवी बच्चों का और फैमिली का ध्यान रखना। तो मेरे बीवी बच्चे माँ बाप हो गए बेनिफिशियरी, मैं हो गया ऑथर, और आपको मैंने घर का पोजेशन दे दिया, घर की ओनरशिप आपके नाम पे कर दी, ट्रस्ट के नाम पे, आप हो गए ट्रस्टी। क्लियर है ये बात? हाँ या ना? एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी दूसरे बंदे को देता है तीसरे के भले के लिए। क्लियर है ये बात? अच्छा मान लो कि अमित वोरा के 10% शेयर्स थे रिलायंस में, अमित वोरा के 10% शेयर्स थे रिलायंस में, वो 10% शेयर्स मैंने ट्रस्ट को दे दिए। ट्रस्ट को बोला हर साल इसका डिविडेंड आएगा, हाँ या ना? वो डिविडेंड मेरे बीवी बच्चों में बांटते रहना, हाँ या ना? क्लियर है? तो अमित वोरा ने क्या करा, अपनी एक ट्रस्ट बनाई, अमित वोरा ऑथर हो गया, ट्रस्ट को क्या दे दिया, अपने रिलायंस में जो शेयर्स खरीदे हुए 10% वो शेयर्स दे दिए। क्लियर है ये बात? और वो ट्रस्ट उस पैसे से जो डिविडेंड आता है वो किसको देती है, मेरे घर वालों में बांट देती है। 5 मेंबर है, मम्मी पापा वाइफ और 2 बच्चे। क्लियर है ये बात? हाँ या ना? इस केस में कहता है बाबू जी क्या ये भी बेनिफिशियल ओनरशिप आ गई? अल्टीमेटली कंपनी के रिकॉर्ड में किसका नाम होगा, पहले अमित वोरा का था, अब ट्रस्ट का हो जाएगा रिलायंस के रिकॉर्ड में, पर डिविडेंड किसके पास जा रहा है, मेरे घर वालों के पास जा रहा है। हाँ या ना? क्लियर है ये बात? कहता है इस केस में बेन 1 का क्या होगा, कहता है भाई तीनों पार्टीज बेन 1 फाइल करेंगे, ऑथर भी करेगा, ट्रस्टी भी करेगा और बेनिफिशियरीज भी करेंगे। एम आई क्लियर विद दैट? समझ आ गई कहानी कि तीनों पार्टीज को बेन 1 फाइल करना पड़ेगा। देखो यहां पर लिखा हुआ है, ये बात कहां लिखी है, एक्सप्लेनेशन फर्स्ट के अंदर जो 4th पॉइंट है, देखिए
ट्रस्ट इज अ मेंबर, तो ऑथर, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी तीनों को बेन वन फाइल करना पड़ेगा। क्लियर है जी ये बात? समझ आ गई ना कहानी? अमित वोरा ने ट्रस्ट बनाई, 10% शेयर जो उसने रिलायंस के होल्ड करे थे किसको दे दिए? ट्रस्ट को। तो इसका मतलब ट्रस्ट की सेपरेट लीगल एंटाइटी होती है। रिलायंस के रिकॉर्ड में मेरा नाम हट गया, ट्रस्ट का नाम आ गया, लेकिन डिविडेंड ट्रस्ट को मिल रहा है या अल्टीमेटली मेरे फैमिली मेंबर्स के पास जा रहा है? फैमिली मेंबर्स, तो दे आर बेनिफिशियल ओनर्स, हाँ या ना? और 10% और मोर है, तो इसका मतलब जो ऑथर है, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी है, तीनों को बेन वन फाइल करना पड़ेगा। क्लियर है जी? ये पहली एक्सप्लेनेशन हो गई। अब सुनिए ये वाली चीज सुनिएगा, ये वाली एक्सप्लेनेशन जो क्लॉज 1 है, ये भी बड़ी अजीब सी एक्सप्लेनेशन है जिससे मैं अग्री नहीं करता हूं। मैं पहले भी कई बार बोलता हूं, बी लिमिटेड एक कंपनी है, उस बी लिमिटेड में ए लिमिटेड ने 10% शेयर खरीदे हुए हैं, तो ए की शेयर होल्डिंग बताओ बी में कितनी है? ए की शेयर होल्डिंग बी में कितनी है? 10%। ए ने बी के 10% शेयर खरीदे हुए हैं, अमित वोरा ने ए के 10% शेयर खरीदे हुए हैं। क्लियर है ये बात? हाँ या ना? तो कहता है यहां पर अमित वोरा को बेन वन फाइल करना पड़ेगा बी लिमिटेड को। एम आई क्लियर विद दैट? इसका मतलब आपने किसी कंपनी के 10% शेयर्स खरीदे हैं, उस कंपनी ने आगे किसी कंपनी के 10% शेयर्स खरीदे हैं, तो आप उस थर्ड कंपनी के एसबीओ माने जाओगे। जबकि हम टेक्निकली बात करें, अगर हम टेक्निकली हम अकाउंटिंग के थ्रू बात करें, भाई मेरी देखो सुनो, आपकी कंपनी का जो ओनरशिप है उसमें से 10% एक ही है, 10% है ना एक ही, उस 10% का 10% मेरे पास है, तो मेरी टेक्निकली देखा जाए तो अमित वोरा की बी लिमिटेड में 1% ओनरशिप हुई ना, अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए। यस और नो? भाई बी की 10 है ए के पास, उसकी भी 10 है मेरे पास, तो मेरे पास तो 1% हुई। लेकिन कहता है ना जी, आप तो उसके भी एसबीओ माने जाओगे और आपको उसको बेन वन देना पड़ेगा। तो इस केस में अमित वोरा क्या करेगा? बेन वन देगा किसको? बी लिमिटेड को। क्लियर है? समझ आ रही है कहानी? हाँ या ना? क्लियर है जी सबको? अब सुनिए एक और चीज, ये एक तो ट्रस्ट वाली बात हो गई, इसमें ऑथर, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी तीनों को देना है। एक बात हो गई, मैं जिस कंपनी में मेंबर हूं वो आगे जिस कंपनी में मेंबर है, तो मैं उस थर्ड कंपनी में भी एसबीओ माना जाऊंगा। हो गई बात खत्म? अब देखिए कहता है एबीसीडी मान लो 4 पार्टनर्स है। बेटा सुनिएगा, एबीसीडी 4 पार्टनर्स है, चारों पार्टनर्स ने एक फर्म बनाई जिसका नाम है एबीसीडी फर्म। उस एबीसीडी फर्म ने रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए। क्लियर है ये बात? हाँ या ना? अब आपको इतना याद है कि एक पार्टनरशिप फर्म शेयर्स खरीदती है तो सर्टिफिकेट में फर्म का नाम नहीं आ सकता, पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बिकम मेंबर, नाम आएगा तो पार्टनर्स का आएगा। कहता है नाम आ गया एबीसीडी चारों का, तो फिर तो वो जॉइंट मेंबर्स है, हाँ या ना? फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई डाउट। लेकिन कहता मान लो नाम आ गया ए का, नाम किसका आ गया? ए का, जबकि फर्म किसकी है? एबीसीडी चारों की है, पैसा भी फर्म के अकाउंट से आया है, लेकिन नाम किसका आ गया? ए का आ गया, तो ये गलत हो गया। कहता है इस केस में बीसीडी कौन हो गए? बेनिफिशियल ओनर्स हो गए। सोच के तो जवाब जो मैं बोल रहा हूं, शेयर्स किसने खरीदे? फर्म ने खरीदे, पैसा किसके अकाउंट से आया? फर्म के अकाउंट से आया। लेकिन जो सर्टिफिकेट पे नाम है तो वो चारों का आता, चारों का ना आगे सिर्फ किसका आया? ए का आया। और इसमें मैं कह सकता हूं एबीसीडी चारों ने मिलकर 10% खरीदे, पर नाम सिर्फ ए का आ रहा है, तो ए अपने शेयर के लिए रजिस्टर्ड ओनर भी है और बेनिफिशियल ओनर भी है, पर बीसीडी कौन है? सिर्फ बेनिफिशियल ओनर है, सर्टिफिकेट पे नाम तो नहीं आ रहा। तो कहता है बीसीडी जो है उनको बेन वन फाइल करना पड़ेगा। यस और नो? क्लियर है जी सबको? समझ आई कहानी? पक्का? तो देखिए, देख लो इधर देखो, एबीसीडी पार्टनर्स है, उन्होंने एबीसीडी फर्म बनाई, उस फर्म ने 10% शेयर रिलायंस के खरीदे, सर्टिफिकेट पे एबीसीडी का नाम है, ठीक है? इन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया उस पर लिखा है ABCD, तो कहता है इस केस में बेन वन की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। लेकिन सर्टिफिकेट पे खाली लिखा है ए का नाम, तो कहता है इस केस में क्या होगा? कहता है इस केस में बी, सी और डी को बेन वन देना पड़ेगा। यस और नो? हाँ या ना? क्लियर है सबको? पक्का? चले आगे। अब कहता है सर, अच्छा एक चीज सुनिए, एक बार एक बच्चे ने, जब मैं ये पढ़ा रहा था, क्वेश्चन पूछा, अमित सर ये जो एबीसीडी है इन्होंने 10% शेयर्स खरीदे हैं। मैंने कहा हाँ। चलो सर्टिफिकेट पे नाम एक है। मैंने कहा हाँ। सर 2.5% शेयर ही तो हुए उसके, 2.5% का तो वो रजिस्टर्ड ओनर हुआ, बाकी तीनों के 2.5 मिला के 7.5 ही तो हुए, 10 तो हुए नहीं। समझ आ रही है बात? पर आप सोच के देखो, जरूरी है ए के 2.5% ही हो, 25% का पार्टनर हो सकता है, 1% का हो, 2% का हो, हमें क्या पता पार्टनरशिप फर्म की रेशियो क्या है? हमने कहा था पार्टनरशिप डीड पड़ी है। यस और नो? हाँ या ना? तो इसलिए बाकी अगर उसके नाम पे है तो बीसीडी जो है उसको देना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? यस और नो? क्लियर? अच्छा यहां पर देखिएगा एक चीज मजे की बात, इधर देखिए, कहता है सर अगर केस वन किसका है? कंपनी का। यहां पर देखो बी लिमिटेड में किसने शेयर खरीदे हुए हैं? ए लिमिटेड ने। केस 2 किसका है? फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का। कहता है सर अगर केस 1 और केस 2 में कोई आइडेंटिफाई हुआ ही नहीं नेचुरल पर्सन, क्योंकि देखो बार बार पूरे सेक्शन में क्या था? इंडिविजुअल, तो बेन तो इंडिविजुअल ही भरेगा ना, बेनामी में इंडिविजुअल आ रहा है, हाँ या ना? कहता है मान लो
फर्स्ट और सेकंड केस जो हमने पढ़ा ये कंपनी और पार्टनरशिप फर्म का है। कहता अगर इसमें कोई इंडिविजुअल आया ही नहीं, हत्ते ही नहीं चढ़ा, कोई इंडिविजुअल नजर ही नहीं आ रहा असली मालिक है कौन, है ना। जैसे ABCD वाले में आप देखो, क्या ABCD वाले में पार्टनरशिप फर्म में A के नाम पे सर्टिफिकेट आया, क्या BCD नजर आ रहे के पार्टनर्स हैं, हाँ या ना आ रहे हैं। क्या ऊपर वाले केस में देखो B लिमिटेड में A लिमिटेड, A में अमित वोरा भी नजर आ रहा है, क्या अमित वोरा और BCD नेचुरल पर्सन है। कहता अगर कोई नेचुरल पर्सन होता ही नहीं, मान लो फॉर एग्जांपल B लिमिटेड में A लिमिटेड का 10% शेयर है, फिर A लिमिटेड में AB लिमिटेड का 10% शेयर है, अमित वोरा की जगह अमित वोरा लिमिटेड होता तो नेचुरल पर्सन तो होता ही नहीं कोई। कहता फिर आप किसको SBO मानते। कहता भाई साहब अगर कोई नेचुरल पर्सन नहीं है तो जो आर्टिफिशियल पर्सन है, चाहे वो कंपनी है या फर्म है, उसका जो सीनियर मोस्ट मैनेजेरियल ऑफिसर होगा, कौन, सीनियर मोस्ट मैनेजेरियल ऑफिसर, कहता वो वाला बंदा जो है वो बैन फाइल करेगा। लेकिन यहाँ पर फिर से एक एम्बिग्यूटी आ गई, सीनियर मोस्ट मैनेजर पर्सन कौन है बताया ही नहीं कहीं पे। देखो यहाँ पे कह रहा है वेयर नो नेचुरल पर्सन इज आइडेंटिफाइड इन केस नंबर 1 and 2 then SBO is relevant natural person who holds the position of senior managerial official। अब सीनियर मैनेजेरियल ऑफिशियल की कोई डेफिनेशन नहीं दी, तो आपको नहीं लगता यहाँ भी एम्बिग्यूटी आ गई, इसकी भी डेफिनेशन देके क्लैरिटी देनी चाहिए। यस और नो, क्लैरिटी आ जाएगी। इस पे व्हाइट पेपर चल रहा है, मेरे को लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में क्लैरिटी आ जाएगी। मतलब उसमें मैं क्या करूंगा, इसी लेक्चर में फिर बता दूंगा बेटा सीनियर मैनेजेरियल ऑफिशियल का ये मतलब है या ना। उम्मीद है आ जाएगा, गारंटी नहीं हो सकता ना आए। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, मान लो कोई जून का बच्चा ये देखेगा लेक्चर, कल को बोलेगा सर ने कहा था यहाँ अमेंडमेंट आ सकती है, फिर बच्चा व्हाट्सएप करेगा सर आई कि नहीं आई। भाई अगर आएगी तो मैं अपने आप पढ़ा दूंगा, नहीं आई नहीं पढ़ाई इसका मतलब नहीं आई है। तो ये मैं जून के बच्चों को भी एक तरीके से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि शुरू मत हो जाना मैसेज करना। क्लियर है बच्चे ये बात, डन। तो यहाँ पे 4 पॉइंट समझ आ गए, पहला कंपनी का है, दूसरा फर्म का है, तीसरा नेचुरल पर्सन का है, चौथा ट्रस्ट का है। और एक्सप्लेनेशन 2 में 2 है, एक GDR वाली बात कर रहा है, सारी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट जो शेयर में कन्वर्ट होंगी, और दूसरा बात करता है 5 इन्वेस्टमेंट व्हीकल जिसपे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्या हमें रूल्स याद हो गए, पहला कंपनी, दूसरा फर्म, तीसरा नेचुरल, चौथा ट्रस्ट। फिर एक्सप्लेनेशन 2 में पहला GDR, नीचे नॉन एप्लीकेबिलिटी, खत्म हो गई बात, हाँ या ना। नॉन एप्लीकेबिलिटी में 5 इन्वेस्टमेंट व्हीकल। क्या बेन 1 से बेन 4 फॉर्म भी याद हो गए पक्का। और क्या इन फॉर्म्स के अलावा हमें सबसेक्शन 1 से लेके 12 याद हो गए। 1 कौन सा था, हम कंपनी को बताएंगे। 2 कौन सा था, कंपनी रजिस्टर में डालेगी। 3 कंपनी रजिस्टर ओपन करेगी। 4 कंपनी ROC को बताएगी। 5वां हम कंसर्न पर्सन को नोटिस देंगे। 6वां वो रिप्लाई करेगा। 7वां हम NCLT के पास जाएंगे। 8वां NCLT उसको ऑडियो अल्टरम पार्टम। 9वां NCLT अटैचमेंट का ऑर्डर देगी। 10वां SBO पे पेनल्टी। 11वां कंपनी पे पेनल्टी। 12वां कंसर्न पर्सन। हो गया यार, क्या बहुत मुश्किल है, डन। तो यहाँ पर हम लोगों का पूरा चैप्टर रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स कंप्लीट।